बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। दुआ और उम्मीद हर सुबह मेरी यही होती है सब लोगों के लिए जो देख रहे हों, दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों, कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो और ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। लेकिन ये सब कुछ होने के लिए जहाँ पर इंसान के अपने अंदर मज़ा, सुकून, एक अमन की एक फीलिंग होनी चाहिए, मोहब्बत की, प्यार की, वहाँ पे उसके आसपास की जो फिजा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इर्द गिर्द जो है वो नफरत हो, बदअमनी हो, बेचैनी हो, इंतशार हो, बेसुकूनी हो, तो फिर ये तमाम कैफियत जिनका मैं तज़किरा करती हूँ, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना, इसको इंजॉय करना उस तरह से मुमकिन नहीं होता है ना। अगर घर में लड़ाई हो, कोई दो लोग भी आपस में लड़े हुए हों, तो फिर बाकी सब लोगों का भी मूड खामखा खराब होता है। बाकी सब लोग भी अगर मौसम अच्छा भी हो तो चुप चुप फिरते हैं कि ये ना हो कि फिर कोई बात हो जाए, रही फिर से सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाए और सब लोग भड़क उठें। यही सूरत हाल एक मुल्क की भी होती है। हमारे खूबसूरत सा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं इसके लिए कि अल्लाह करे कि ये शाद आबाद रहे, खुशहाल रहे। लेकिन हमारे अंदर मौजूद कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं या फिर बैरूनी अनासिर हैं, दुश्मन बैरूनी है जो कि हमारे अंदर घुस आए हैं और वो अंदर से ऐसे वार करते हैं कि हमें जख्मी कर देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। और इन्हीं परेशानियों का तस्करा जो है वो एक फिल्म में किया गया है, जिस फिल्म के ऊपर आज हमने बात करनी है। और उस फिल्म के जो बनाने वाले हैं, उस फिल्म के जो एक्टर्स हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात करवानी है। ये फिल्म पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, पाकिस्तान में बढ़ते हुए ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो हम सब पर तशद्दुद हो गए हैं, हम सबको लगता है बस मैं ही ठीक कह रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही चूंकि सही है, इसे सबको मान लेना चाहिए। और जो नहीं मानता उसको तो जीने का हक ही नहीं है, जो उसे वही मानना पड़ेगा जो मैं मानता हूँ। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसने हमारे अंदर बहुत सारे मसाइल को, नफरतों को, हमारे दरमियान इंतशार को, धमाकों को और परेशानियों को जन्म दिया। किस तरह से इसको फिल्म की सूरत में बनाया गया है, ये फिल्म जो है इसका नाम है रिवेंज ऑफ अ वर्थलेस। एक वर्थलेस इंसान का रिवेंज जो है वो किस तरह का है, किस चीज़ का है, और इस चीज़ के ऊपर आज हमारी बातचीत जो है वो होनी है और आपकी मुलाकात मेहमानों से भी करानी है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात इस फिल्म के डायरेक्टर से करवाऊंगी, जो कि खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और दोनों तरह से, एक वो आर्टिस्ट होते हैं जो स्क्रीन पे हमें नजर आते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, और वो आर्टिस्ट होते हैं दूसरे जिनको अल्लाह ताला ने कोई स्किल दिया होता है, पेंटिंग का या फिर मुजस्समा साजी का। इनको अल्लाह ताला ने दोनों तरह से ब्लेस किया। इज हार्डकोर आर्टिस्ट जो अंदर तक कहीं आर्टिस्ट होते हैं। इनकी डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म रिवेंज ऑफ वर्थलेस। मेरे साथ हैं इस वक्त जमाल शाह। अगर आप इजाजत दें तो आपके प्रोड्यूसर साहिबा को भी बुला लिया जाए ताकि आप लोगों से गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाई जा सके। हर फिल्म के पीछे एक शख्स होता है जिसका पैसा लगा होता है और उस पैसे के साथ साथ उसका एक कॉन्सेप्ट भी होता है जिसके साथ उसने पैसा लगाया होता है। ये जो टॉपिक्स हैं, इस पे पैसा लगाने का मतलब ये भी है कि सिर्फ पैसा कमाना मतलब नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कोई एक मैसेज पहुंचाना भी मतलब है। इस सोच के साथ जो फिल्म बनाई गई हो, उसके प्रोड्यूसर जो है वो बहुत अहम है हमारे लिए। मेरे साथ आज आमना शाह भी हैं जो प्रोड्यूसर है फिल्म रिवेंज ऑफ वर्थलेस की। कैसे हैं शाह जी? शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही, जबरदस्त, अल्लाह का इस्लामाबाद शुक्र। छोड़ के यहाँ गए? बस क्या करें, आगे हम इधर उधर मूव करना जरूरी हो जाता है। बात एक आप ही हैं जिन्होंने इस्लामाबाद नहीं छोड़ा, हर जगह घूम के फिर वापस इस्लामाबाद आ जाते हैं। मुझे लगता है खासा प्यार आपको इस्लामाबाद। मैं बस माइलस्टोन हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद का। अच्छा सर, ये फिल्म बनाने का ख्याल क्यों, कैसे, कब, कहाँ आया? फराइज फिल्म बनाने का ख्याल तो हमारे खित्ते पे जो ये पिछले कोई 30-35 साल गुजरे हैं, यानी कोई 3.5 दहाइयाँ जो गुजरी हैं, उसके हर दिन ने मुझे ये एहसास दिलाया कि इस पर कुछ किया जाए। हाँ। क्योंकि जिस किस्म की तबाही, जिस किस्म की बर्बादी, जिस किस्म की दूरियाँ ये मसाइल लाए हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी इस सिलसिले में, इस तमाम जंग में शहीद हो चुके हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन बर्बाद हो गई, इकॉनमी तहस नहस हो गई और हमारा खेल, हमारा कल्चर वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे एक सेंसिटिव इंसान जो फील करता हो अपनी ज़मीन के बारे में,
मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहेगा। मैंने पेंटिंग के ज़रिए तो इस पे काफ़ी अरसे से मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ख्याल इस फिल्म का उस वक्त आया जब मैं 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था स्वात की इंसर्जेंसी पे। अच्छा। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था रोड टू स्वात। ठीक। आपको याद होगा एक फिल्म बनी थी रोड टू स्वात, उसी मुनासबत से मैंने वो नाम भी रखा था। तो वो डॉक्यूमेंट्री करते हुए मुझे बहुत सारे लोग मिले और उनकी कहानियां मैंने सुनी, बर्बादियों की, उनके स्ट्रगल की, खौफ व हरास का जो माहौल था। और चूंकि आईडीपीज बने थे ना आखिर में, जी। हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सोडस था जो कुछ ही अरसे में मतलब बहुत सिस्टमैटिकली लोगों को बाहर लाया गया ताकि ऑपरेशन किया जा सके और फिर वापस आबाद भी किया गया। उसी दौरान मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इस पर फिल्म बनाऊं। बहुत अच्छा। और फिल्म चूंकि रिसोर्सेज डिमांड करता है तो मेरे पास काफी अरसे तक वो रिसोर्सेज जमा नहीं हो सकती। अच्छा। बाद में रिसोर्सेज जमा हुई तो मैंने बना डाली। रिसोर्सेज कैसे जमा हो गए अचानक? भाई ये आमना के हाथ जरा से मेरी निस्बत जरा कंट्रोल्ड है। बहुत कंट्रोल्ड है। हाँ, तो इस आम जिंदगी में मुझे लगता है प्रोड्यूसर वही रहती हैं ज्यादा। जी, वो प्रोड्यूसर घर की भी है और अदरवाइज भी। जी। तो मतलब आपको जब शाहजी ने आइडिया सुनाया तो आपने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलें ठीक है, लेट्स नहीं, मैंने सारा वो प्रोसेस देखा है एक्चुअली जब डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। सो ही वाज मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड डिसाइड्स दैट ही वाज जस्ट वांटेड टू नो, लिख भी रहे थे कि अच्छा अब ये हो गया, फलाना आया, उसकी ये स्टोरी है। उसमें एक कॉन्स्टेंटली एक स्टोरीज चल रही थी। तो देन ही डिसाइडेड टू राइट, तो लिखना शुरू कर दिया साथ। तो मैं सारा प्रोसेस देख रही थी, इट वाज इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा ठीक है लेट्स डू इट। अच्छा, लेकिन इस मौजू पे पैसा लगाना मुश्किल काम है, बड़ा दिल जिगर का काम है। इससे कि हमारे यहाँ लोग, शाहजी, आई एम सॉरी टू से, बड़ा अफसोस भी होता है। हम काश के हम एक कौम होते जो वाकई मुत्तहिद होते तो किसी की मजाल थी कि वो हमारे अंदर आ जाता और हमारे ये कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरकों के नाम पे, कभी इलाकायत के नाम पे, कभी सुबाइयत के नाम पे हमें लड़वाता, हमें मारता। बदकिस्मती तो यही है कि हम लिप सर्विस करते हैं, अंदर से हम कुछ और हैं, हिपोक्रेट हैं, हम दोगले हैं। अब हम फिल्म देखने जाएंगे तो हमें उसमें डांसेस चाहिए, हमें उसमें मुख्तसर कपड़े चाहिए, हमें आइटम सॉन्ग चाहिए। हम उसके बगैर क्यों पैसा खर्चेंगे किसी फिल्म को देखने के लिए? तो आमिर जी, हैट्स ऑफ टू यू। शाहजी तो चले अपने दिल में वो दर्द दिल लिए हुए थे। फरा, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये एक डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट इसलिए है कि हमारे वतन में, जो बड़ा खूबसूरत वतन है, मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत बहुत ही कम ममालिक होंगे। यानी यहाँ समंदर भी है और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी हैं, हर तरह के मौसम भी हैं, दर्रे भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, और सबसे बढ़कर जबरदस्त कल्चर्ड लोग हैं जिनका कल्चरल हेरिटेज जो है वो कम से कम 9,500 साल पुराना है। बिल्कुल, मेहरगढ़ देख लें आप, जी, मेहरगढ़ से लेके अब तक इतना कुछ है कि उसको अगर आप एक्सप्लोर करने बैठे तो जिंदगियां गुजर जाए और आप ना कर पाए। अब सिर्फ ये हुआ कि सेंस ऑफ ओनरशिप समहाउ हमारी हुकूमतों ने फर्द में, अफराद में पैदा नहीं की। जब तक सेंस ऑफ ओनरशिप एक फर्द में ना पैदा हो, वो फर्द जो है वो अपने आप को कमिट नहीं कर सकता है। सही। और सेंस ऑफ ओनरशिप तभी पैदा हो सकती है कि फर्द महसूस करे कि स्टेट जो है, मुल्क जो है, वो उसका ख्याल रखने वाला मुल्क है, माँ जैसे है, और उसके दर्द में मुल्क भी तड़पता है। जब फर्द ये देखता है कि यार मुझे तो बिल्कुल एक यतीम बच्चे की तरह छोड़ा हुआ है, तो वो रिबेलियस हो जाता है। ठीक है। वो सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उससे वो डायरेक्शन मिलती है, चाहे आपकी सकाफत हो, चाहे आपका खेल हो, चाहे आपकी सेहत के मसाइल हो, कारोबार हो, मजहब हो, पॉलिटिक्स हो, तमाम चीजें फिर अलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी मुलाकात इस फिल्म के बहुत कमाल आर्टिस्टों से भी होगी, इसलिए कि इस फिल्म में हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम जो हैं उन्होंने एक्ट किया, परफॉर्म किया, और मुझे यकीन है परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत होंगी। सो आपकी मुलाकात अयूब खोसा साहब से भी होगी, आपकी मुलाकात फिरदौस जमाल साहब से भी होगी। लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं।
अहमदी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल, तो एक बहुत खुशाइंद बात है और इसकी सबसे खुशाइंद बात यह है कि उन मौज़ूआत पर बात की जाए, उन मौज़ूआत पर फिल्म बनाई जाए जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा हैं और जिन्होंने हमारी जिंदगियों को सबसे ज्यादा मुतासर किया। और अगर देखें तो बदअमनी और दहशतगर्दी जो है वो दौरे हाजिर का और आजकल के दिनों का सबसे बड़ा मसला। हम आए दिन सुनते हैं कितनी शहादतें होती हैं, कितने लोग हैं जो कि अपनी कीमती जाने, कितने वो खानदान है जो अपने खूबसूरत अफराद इसकी नजर कर देते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, जानते हुए मानते हुए, खुशी से या उन्हें कबूल करना पड़ता है ये। लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है जो एक हमारे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। सो इस मौजू के ऊपर कलम उठाने के लिए जहां पर और इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए बड़ा हौसला, बड़ी जुर्रत, उतनी ही बड़ा हौसला और जुर्रत चाहिए जितना बड़ा हौसला और जुर्रत इस महाज पे जाके बंदूक के साथ और गोली के साथ लड़ने के लिए चाहिए, उतना ही बड़ा हौसला चाहिए इस पे फिल्म बनाने के लिए। और ये हौसला जो है हमारी इस कास्ट ने किया है जिन्होंने फिल्म बनाई है रिवेंज ऑफ वर्थलेस। सो मेरे साथ हैं आज उसके पूरी टीम, मैंने आपको बताया मिलेंगे, जिसमें इस वक्त जो है फिल्म की प्रोड्यूसर और हमारी भाभी आमना शाह साहिबा हमारे साथ हैं, हमारे साथ जमाल शाह साहब हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ इस फिल्म के एक एक्टर ने भी अभी ज्वाइन किया है, इमरान तरीन साहब। सर थोड़ा सा इमरान साहब का तारुफ अगर आप हमें करा दें कि इन्होंने फिल्म में। इमरान, ये जब मैं कास्टिंग कर रहा था तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो कैरेक्टर्स लिखे गए थे उनके करीब तरीन लोग मैं कास्ट कर सकूं। कास्ट बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी कास्ट है जिसमें सीजन्ड एक्टर्स भी हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स हैं। अच्छा। वो यंगस्टर्स जो टेलीविजन में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और वो जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं। तो इमरान क्वेटा टेलीविजन का एक बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट है। इमरान को मैंने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया है, एक नौजवान का जिसके पूरे घर को मिलिटेंट्स ने तबाह कर दिया, पूरी फैमिली को यानी शहीद किया वो, और ये बदले के लिए आता है, उनको ज्वाइन करता है। अच्छा, अपने घर वालों का, खानदान का बदला लेने। उनको पहले कन्विंस करता है कि मैं आपका हवादार हूँ और घर बार को मैं भूल चुका हूँ, और शामिल हो जाता है। ठीक है। और आया इस गरज से होता है कि अपनी फैमिली के कातिलों के से बदला इंतकाम ले। सही। तो वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी है और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो जो रिवेंज ऑफ वर्थलेस है वो हम समझें कि फिर इन्हीं का कैरेक्टर है। वर्थलेस कई लेवल्स पे ये चीज सामने आएगी आपके। ठीक है। एक तो वो लोग जो बेवकूफ कर दिए गए हैं या जिन्होंने खुद अपने आप को बेवकूफ कर दिया है। ठीक है। जिनको बेवकूफ सोसाइटी ने किया है या एक खास माइंडसेट ने किया है, उनका भी बदला है। जो खुद बेवकूफ है उनसे भी बदला है और उनका भी बदला है, क्योंकि वो भी किसी न किसी वजह से सिस्टम के शिकार रहे हैं। ठीक है। यानी फर्ज करें कि हम अपने जो क्लर्जी है, रिलीजियस एलिमेंट जो है, मुल्लास को अगर हम एलिनेट न करते जिंदगियों से, सिर्फ जनाजों और निकाह तक महदूद ना करते जी, उनको जिंदगी में शामिल करते, फ़हाल शहरी बनाते, तो शायद वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ठीक। उनको हमने बेवकूफ कर दिया, लिहाजा उनके अंदर भी एक रिबेलियन है। जब वो इर्द गिर्द देखते हैं, ये चकाचौंध देखते हैं, लोगों की जिंदगियां देखते हैं, तो उनके दिलों में भी एक जज्बा पैदा होता है जो वेंजेंस का है, जो नफरत का है, जो बदले का है। ठीक। तो कई लेवल्स पे ये है। चलिए। अच्छा, ये टॉपिक को सुनना कितना, आपने ये फिल्म बनने में कितना टाइम लगा है और आप पे ये फिल्म कितना गुजरी है? एक तो वो टाइम होगा ना जिसमें फिल्म बन रही होगी, एक उससे पहले का टाइम होता है जब शाहजी मतलब आपसे डिस्कस करते होंगे, डिस्कस भी कर रहे थे, लिख भी रहे थे। हाँ। एट टाइम आई थिंक टोटल बनने तक मेरा ख्याल है कोई 14-15 months, 18 months, 1.5-2 महीने, हम 2 साल कह लें तकरीबन 2 साल, 14 months। ठीक है, 1.5 साल हो सकता है, लेकिन चले हम इसे लूज रख के 2 साल रख लें, जिसमें आप भी इस फिल्म को सुन रही थी। हाँ। कभी आपने किसी स्टेज पे रोका कि ना करें, मतलब आपको क्या इस सारा दर्द दिल आपके दिल में क्यों? इतने सारे और लोग भी तो हैं इस मुल्क में। कोई तो बारिश का पहला खतरा बनता है फरा। सही। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन इस तरह के मौजूद जो है ना सर, वो अक्सर हमने सुपुर्द कर दिए हैं अपने आर्मी के जंग बंदूक लेके भी वही लड़े, और उसके बाद इस महाज पे भी अगर लड़ना हो तो ISPRE कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाए और वही इस पे बात करे। आपके फोर्सेस के जवान या आपके पुलिस के सिपाही
सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो पुलिस के लोग हैं, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं कुछ होता भी है, नहीं। वो असला भी नाकारा होता है और वो आपको डिफेंड कर रहे होते हैं, या इन सम केसेस अपने आप से बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। बड़ा दुख होता है ये देख के। हमारे जो नौजवान आर्मी के जवान शहीद होते रहते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कईयों की टांगे नहीं रहती हैं, पता नहीं क्या, आप देखें तो परेशान हो जाए। जी परेशान और उनका करना है। जज्बा जो है, अब तक वो जवान है, मुसलसल वो डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इसलिए नहीं कि उनको चंद 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है या थोड़े से फैसिलिटीज मिलती है, मतलब जिंदगी का तो कोई मोल नहीं कीमत है ही नहीं, मोल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन और ये एक अजीब सा एक एहसास होता है। मैं अक्सर आजकल लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा बेटा जो कि अब बड़ा हो रहा है और अब उसने क्या कहना शुरू कर दिया, मैंने फौज में जाना है, आई वॉन्ट टू डाई एन ऑनरेबल डेथ। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, मुश्किलों से तुम्हें मतलब पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, तो यू स्टॉप थिंकिंग दिस कि आई हैव टू डाई एन ऑनरेबल डेथ। लेकिन मैं सोचती हूँ, फिर मुझे ख्याल आता है कुछ लोगों को अल्लाह ताला खुद ब खुद समहाउ आई डोंट नो कहाँ से दिलों में आता है, कर देता है खुदा। कहाँ से जिन लोगों फीलिंग को आती इंटरेस्ट है। है होता है मेरा ख्याल है यूजुअली आपका फौज में। बेटा अगर ये कह रहा है इस उम्र में, क्या उम्र है? अभी ही इज जस्ट टर्निंग 14। 14। इट्स अमेजिंग कि ऑनरेबल डेथ के बारे में वो सोचते। जिंदगी और मौत तो जाहिर है लाज़िम मलज़ूम है। हाँ। जिंदगी वही खूबसूरत तरीन जिंदगी हो सकती है जिसने ये तय कर लिया हो कि मौत बराक है जी, और वो मौत के लिए तैयार हो। हो। और सर ये चीजें खौफज़दा सिखाई ना हो नहीं मौत जाती, से। मतलब लेकिन सब पता जी नहीं हाँ। कहाँ से आती हैं। अच्छा, मैं इजाजत दें तो आपके एक्टर से भी थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। तो आपको जब ये रोल बताया गया, तो आपने उस रोल को कैसे कंसीव किया और फिर इस रोल को डिलीवर करने में, क्योंकि ये एक बड़ा मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर होगा। जी हाँ, ऐसा था कि जब मुझे पता चला कि सर इस तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं और लिख रहे हैं, तो मैंने सर का अप्रोच किया। तो सर ने मुझे स्ट्रेट अवे सबसे पहले जो बात की, उन्होंने कहा कि देखो ये जिस तरह से तुम नजर आ रहे हो, मेरे इस तरह के कोई कैरेक्टर्स नहीं है फिल्म में। अच्छा, तो मैंने कहा सर मुझे क्या यानी करना इस तरह पड़ेगा? जी हाँ, इस तरह के कोई नहीं है। ठीक है। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? कहते हैं गेटअप छोड़ना पड़ेगा, दाढ़ी छोड़नी पड़ेगी, बाल लंबे करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर मैं करूंगा। कहते हैं ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। फिर उसके बाद ऐसा था कि एवरी वीक मैं उनको व्हाट्सअप करता था अपनी तस्वीरें। कि जी हाँ, कि अब ये पोजीशन है, अब दाढ़ी इतनी हो गई, अब बाल इतने हो गए हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता कोई 6-8 महीने के बाद फिर मेरी बारी आई और मैं कैमरे के सामने आया। तो तब उन्होंने फाइनल किया कि हाँ अब तुम उस गेटअप पे उतरते अच्छा, हो। आपने उस कैरेक्टर को लिव किया है। जी हाँ सर। क्या फील हो रहा था आपको जब वो कैरेक्टर कर रहे थे? मतलब आप जाहिर है उस साइकी को, उस सोच को समहाउ रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो जब आदमी किसी भी कैरेक्टर में जाता है तो उसको कुछ ना कुछ फील जरूर होता है उस कैरेक्टर का। इस कैरेक्टर में इतनी फीलिंग्स हैं और इतना कुछ है कि अगर आप मतलब मेरा अपना होमवर्क ये था कि उस स्क्रिप्ट को पढ़ना और उसके एक एक लफ्ज को जो कि राइटर ने लिखा है और वो क्या कहना चाह रहा है, और उसको फिर मैं सर के साथ डिस्कस करता था। और वैसे ही मैं उसको, वो कहते हैं ना, घोल के पीने वाली कोशिश मेरी फ्रॉम डे 1 चल रही थी। ठीक है। और उसके बाद जब कल हम प्रीमियर कर रहे थे इस्लामाबाद में, और जब मैं स्क्रीन पे अपने आप को देख रहा था तो पहले खुद को यकीन नहीं आया कि ये मैं हूँ। अच्छा। और फिर लोगों ने कहा कि नहीं, वाकई अच्छा है। तुम चेंज हो और अच्छा है। वेरी गुड। So- अच्छा सर, प्रीमियर से क्या एक्सपेक्टेशन? पहले तो प्रोड्यूसर साहिबा हमें बताएं कि वो जो प्रोड्यूसर हमेशा जो है ना वो काउंट करता है इन टर्म्स ऑफ पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मेहनत हमने बहुत की है, बाकी आगे खुदा पे छोड़ा है। नहीं, अल्लाह करे, अल्लाह करे। हाँ। क्योंकि मेहनत जो है ये सिर्फ एक छोटा सा वो नहीं लग रहा कि जस्ट एक अपने लिए की है कि एक कमर्शियल वेंचर कोई बना दिया जाए। इट्स अ वेरी, इज दिस अ कमर्शियल मूवी या हम कह सकते हैं कि इज इट आर्ट मूवी? अब कोई भी फिल्म जो है उसके कमर्शियल एस्पेक्ट तो होते हैं जी, कॉमर्स बहुत इम्पोर्टेंट एक बिल्कुल, फैक्टर है। बिल्कुल। क्योंकि वो पेंटिंग की तरह नहीं है कि मैं अपने स्टूडियो में बैठ के अपनी मर्जी से बना लूँ। मर्जी से बना लूँ एक दिन में। फिल्म जो है उसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, उसमें वसाइल शामिल होते हैं, लिहाजा आपने जस्टिफाई भी करना होता है। लेकिन हम पे प्रेशर जो है वो मार्केट का नहीं था। ठीक है। कि जी मार्केट में ये कैसे फेयर करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात इफेक्टिवली कही जाए। ठीक है। जैसे इमरान ने बात की कि दाढ़ी, जितने भी एक्टर्स हैं जो मैंने कास्ट किए हैं, सिवाय चंद सिर्फ 2 लोगों के, फिरदौस जमाल के और सुल्तान के, जी,
बाकी तमाम लोगों ने असल दाढ़ियां रखी, कम से कम 4-5 महीने उन्होंने बढ़ाई दाढ़ियां। अच्छा। और बाल बाल अपने आप देखें, जो मिलिटेंट्स बने हैं, तालिबान बने हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये नहीं है असल। हम प्रोमो देख सकते हैं, कोई टाइटल हमारे पास पड़ा हुआ नहीं मगर है, तो मैं चाहूंगी कि इस मूवी का प्लीज दिखाइए हमें, ताकि हम इस फिल्म का एक जो नजर है उस पर डाल सकें। अगर आप बुरा न मनाए तो। काजी साहब, आफरीन पलवशा, अब हमें सिर्फ मलकट में नहीं, पूरे मुल्क में शरीक इज्जत चाहिए। जो भी हमारी रवायत पे हमला करेगा वो हमारा कौमी दुश्मन होगा। इसमें आपने बड़ी कमाल महारत से वैसे प्रोमो बनाया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है, व्हाट इज द स्टोरी लाइन। नहीं, वो जाहिर है क्या जरा कैरेक्टर सा है। अभाम तो रखना पड़ता है, हाँ। ताकि क्यूरियोसिटी हो। आपने देखा होगा कि वो हुलिये जो एक्टर्स के हैं, बाज औकात जब ये बाहर निकलते थे, और फिर असल तालिबान एक तो इनका हुलिया वैसे ही Exactly. असल बाल और दाढ़ियां वगैरह, और फिर कॉस्ट्यूम इनके ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम थे। अच्छा। जिस तरह के कपड़े वो पहनते थे उसी तरह के कपड़े हमने बनवाए थे, बल्कि एक एक जोड़ा इन सबको दिया गया था, और वो इनकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि इसी में ये सोएंगे, इसी में रहेंगे, ये बदलना नहीं है इन्होंने। अच्छा। ऐसे ही जी था। हाँ। ये और कितने जब महीने ये तक था? ये सॉरी, कितने महीने तक ऐसे था? ये करीबन ये सर 43 43 डेज डेज हमने शूट किया। 43 डेज ये एक ही जोड़ा पहने जी, रहे? एक ही हाँ था। जी, बिल्कुल। वेरी गुड। जो मिलिटेंट्स थे, यानी बहुत कम खुश नसीब थे जिन्होंने 2 या 3 जोड़े पहने होंगे। वो खवातीन ने भी मेरा ख्याल है 1-1 या 2-2 जोड़े पहने हैं। अच्छा, ठीक तो है। इसमें उस हवाले से तो काम जरा सा आसान था, लेकिन जब ये गैंग में बाहर निकलते थे वेपन्स के साथ, तो आप यकीन माने कि स्वात के लोग ये समझते थे कि तालिबान फिर आ गए, हम सहम जाते होंगे बेचारे। सहम जाते थे। तो मतलब कोशिश ये की कि वो ऑथेंटिक लगे, रियलिस्टिक लगे, और वो लगे। जब कलम प्रीमियर इस्लामाबाद का जो प्रीमियर था, खुदा ने इज्जत रख ली, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये चीजें खास तौर पे लोगों ने पॉइंट आउट की, यार ये तो बिल्कुल रियल तालिबान है। अच्छा। जी हाँ, ओरिजिनल है, और लोकेशंस तमाम ओरिजिनल है। अच्छा। ऐसी लोकेशंस के आप देख के हैरान रह जाए। स्वाद तो मैंने देखा था, लेकिन इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा था। जब शूट करने चला तो मैं हैरानी हो गई। हैरान रह गया कि ये कैसी जगह है, और कितनी खूबसूरत जगह। जी हाँ, एक जगह जो तालिबान का हेडक्वार्टर बना था उस जमाने में, प्योचार, बहुत ऊंचा इलाका है, ऊंचे पहाड़ है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम 3 घंटे रोज सफर करते थे, कोई 5 बजे उठ के सुबह अच्छा। वहां पहुंचते थे, कोई 8 पौने 8 तक, और उसके बाद जब एक असल जगह पहुंचने के लिए जो चढ़ाई थी, वहां पैदल चढ़ना पड़ता था, स्टीप चढ़ाई, ठीक है। पूरी की पूरी कास्ट, और जो क्रू है, गियर भी उठा के, वो 15 मिनट सख्त तरीन यानी मुसाफत होती थी। ठीक है। सब उसी से घबराते थे, लेकिन वो चढ़ने के बाद जब हम सीन देखते थे, खूबसूरती, तो मजा आ जाता था। इसी तरह जितनी भी लोकेशंस थी, स्वात आपको पता है कि वो गंधारा सिविलाइजेशन का गढ़ है, वो मलाखंड, तो जगह जगह जितने भी स्टूपास दरे, हैं, जितने हाँ। भी वो स्टूपास और खूबसूरत बिल्डिंग्स, विजुअल वो ट्रीट तमाम है। हमने बिल्कुल है। और वो जब आप स्क्रीन पे देखते हैं सिनेमा का, तो आपको पता है एक अपना एक ब्यूटी है उसकी। बिल्कुल। और वो जो आप जिस तरह से सर ने कैप्चर किया है उसको, वो न सिर्फ फिल्म में एक विजुअल ट्रीट है कि आपको बताता है कि व्हाट इज पाकिस्तान, बिल्कुल। और आपके पास स्वाद क्या है। बिल्कुल सही। तो- बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। सवात में मियां दम जो है पीटीडीसी का जो रेस्टोरेंट वहाँ जी, पे, जी। जहाँ क्वीन विक्टोरिया आके बिल्कुल, ठहरी थी, आप मतलब जाएं वहाँ पे देखें, जी कायद हाँ। आज़म वहाँ पे। तो ये कितनी खूबसूरतियाँ और कितनी एक आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल हर वैल्यू। हवाले से वैल्यूबल जगह है, हर हवाले से। ये इसका ख्याल रखना चाहिए। इस फिल्म का ज़ाहिर मकसद भी यही है कि लोगों को एहसास दिलाया जाए। एक गाना है जो जी। आपने गाया है खुद, हाँ, इसका एक थीम सॉन्ग मैंने गाया है। आपने गाया, वो गाना पश्तो में है। जी, पश्तो में, और वो इसका पूरी फिल्म का खुलासा भी है। अच्छा। मैं उसका मफहूम पहले आपको Please, हाँ समझा दूँ। ऐसा है कि कहता है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैवस्त करके तोड़ दी, जब दुश्मन आया तो मैं खाली हाथ था। ये इसका मतलब वाह वाह वाह, क्या मतला गहरी है। बात।
आप इसमें लड़ते हुए हमने अपना जी हाँ, अपनी कुवत, अपनी तवानाई, अपना जो एज था, कटिंग एज कैपेबिलिटी, उसको तहस नहस खत्म कर कर दिया। दिया। और अब जब दुश्मन आया, हम पे onslaught आई, तो हम कुछ भी नहीं, यानी वल्नरेबल है हम इतने, बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से। बिल्कुल। और फिर वो कहता है कि जब मैं हरा भरा सायादार दरख्त था तो इन्होंने शोलों को बुलाया, और जब मैं जल के राख हो गया तो इन्होंने हवाओं को सदा दी। इस तरह से ये, यानी ये पूरा का पूरा आपने जी हाँ। उसके ऊपर जो सिंबॉलिकली आपने उस सिचुएशन को ये बयान किया, मैं खुद लिखा समझता है? हूँ कि जो पिछली 3 या 3.5 दहाइयाँ गुजरी है हमारे खत्ते में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, पश्तो जुबान में इस मौजू पे इससे बेहतर अशार नहीं कहे गए। ये आपके हैं किसी ये और मेरे के नहीं, हैं? ये दरवेश दुरानी एक हमारे कंटेम्प्रेरी शायर है, ठीक है, मॉडर्न, बहुत बड़े शायर हैं। उन को से ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे छोटे हमारी जो बाज़-औक़ात पेरेंट्स जो कहानियां सुनाते हैं, भाभी उसमें बड़ी विजडम, बड़ी विजन होता है। जैसे मुझे याद है मेरे अब्बा एक सुनाया करते थे अक्सर हमें, तो मुझे उसका आखिरी में चंद मिसरे याद है, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तीतर वाली। सो हमारा वही हाल है कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। सो हम सारे आधे अधूरे टूटे फूटे लोग हैं, और आपस की लड़ाई में हम सब ने एक दूसरे का कोई ना कोई नुकसान, बहुत गहरा नुकसान किया। ऐसा ही हुआ है। सो हम आपसे सर ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उस गाने को सुनने की रिक्वेस्ट भी करेंगे ताकि हम उसे एंजॉय कर सके, और मैं आपकी मुलाकात अपने एक बहुत लेजेंडरी, बहुत कमाल आर्टिस्ट से भी करवाऊंगी जो इस फिल्म का हिस्सा भी हैं। हम ब्रेक के बाद मिल सकेंगे फिरदौस जमाल साहब से भी, तो साथ रहिएगा। खुशामदीद जनाब, एक नई सुबह में आज हम मिल रहे हैं रिवेंज ऑफ वर्थलेस, एक फिल्म जो कि कल से आप देख सकेंगे सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, और उस फिल्म की कास्ट आज हमसे मिल रही है, जिसमें फिल्म की प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं आमना शाह, फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ हैं जमाल शाह साहब, और हम वेलकम कहेंगे अपने बहुत लेजेंडरी कमाल परफॉर्मर और आर्टिस्ट जनाब फिरदौस जमाल साहब को। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने का, एंड थैंक यू वेरी मच। सुना है आपने इस फिल्म में बहुत ही कमाल रोल परफॉर्म किया, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या था इस फिल्म में जो आपने किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फराब असल में फिल्म का ये होता है कि पीछे उसका डायरेक्टर होता है, एक्टर तो खैर जो भी करता है वो तो उसने करना ही होता है, लेकिन किरदार को और उसकी फिलॉसफी को और पूरे थीम को डायरेक्टर लेकर चलता है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने कल देखी पूरी फिल्म, और इस बात की बड़ी खुशी है कि जमाल शाह की पहली फिल्म थी, और ड्रामे तो खैर टीवी के बहुत सारे मैंने इनके साथ किए हैं, इन्होंने प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए, लेकिन फिल्म ज़रा मुश्किल काम है। और जिस तरह से द वे ही हैंडल थिंग्स, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर हॉलीवुड या इवन बॉलीवुड वगैरह बनाएं तो इस पर पता नहीं उनके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उस महदूद वसाइल में जिस तरह से जमाल शाह ने इस फिल्म को बनाया है, बड़ी खुशी हुई। और आपको ये फिल्म बराए फिल्म नहीं लगेगी, अच्छा। ये फिल्म बराए जिंदगी है, मतलब कि जो हमारे गिरदो पेश की रोजमर्रा की जिंदगी है, और फिर ये है कि ये सच्ची बातें हैं इसमें। मतलब ये वो फिल्म है, मैं शाहजी से बात कर रहा था, मैंने कहा इसकी ये होनी चाहिए कि सच्चे लोगों की सच्ची कहानी, सच्चे लोगों की सच्ची फिल्म। बिल्कुल। और ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कुछ वाकयात हैं या जो हमारे साथ गुज़श्ता कई बरसों से जो हो रहा है हमारे माशरे में, कत्ल गारत और जिस तरह बेरहमी से, लेकिन उसके साथ साथ ये इंटरेस्टिंग फिल्म भी है। दिस इज अ कमर्शियल वेंचर। अच्छा। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक अपनी बात भी कहें और फिर उसको इतनी खूबसूरती से कहें कि लोग उसका हज़ भी उठाएं। तो मेरे ख्याल में इसमें शायद बिल्कुल कामयाब रहे हैं, और ये काबिल मुबारकबाद है हमारे मुल्क में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ डायरेक्टर है, या सिर्फ प्रोड्यूसर है, या सिर्फ एक्टर है, उसके पास जहन नहीं है। बिल्कुल। तो जहन के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, इंटेलेक्ट के साथ डायरेक्टर, एक्टर होना, सिंगर होना, म्यूजिशियन होना, म्यूजिक डायरेक्टर होना, ये सारी चीजें जब तक पीछे एक इंटेलेक्चुअल नहीं होगा
तो वो बात नहीं बने। नहीं बनती, बिल्कुल से। अरे सर, इसमें आपका कैरेक्टर क्या किसी मौलाना का है, सियासतदान का है, या आप हमें उसमें किलिंग्स करते नजर आएंगे या रोकने वालों में से हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसमें एक बड़े मशहूर किरदार है हमारी हिस्ट्री का। आप तो वो हिस्ट्री है ना, और मैं समझता हूँ कि जमाल शाह ने हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया है, सही, उसके पूरे लवाजमात के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। ठीक। उसमें डंडी नहीं मारी, ना अपना आप उसमें डाला है, यानी अपना नैरेटिव नहीं दिया। हाँ, कोई बाइस्ड ओपिनियन नहीं, बाइस्ड नहीं है, सही। इट्स अ न्यूट्रल ओपिनियन। ठीक। न्यूट्रल चीज है, जो जैसी चीज है वैसी इन्होंने, State कि जो जिसका नैरेटिव है वही इन्होंने पेश किया है। ठीक है। तो मेरा इस वक्त वो जिंदा है जिस किरदार को मैंने किया है, और वो पेशावर जेल में है। अच्छा। नाम क्या है सर उस किरदार का? नाम क्या है उस किरदार का? वैसे तो कल जब आप टिकट लेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। फिल्म में नाम किरदार कुछ का और नाम है। मौलाना साले मोहम्मद है। मौलाना साले मोहम्मद, लेकिन असल में स्वाद से ही है। अच्छा। तो वो बेचारा अभी वो जेल में। ये मुल्ला, फिरदौस अपने कैरेक्टर के बारे में शायद कहना नहीं चाह रहे। हाँ प्लीज आप बताइए कुछ। ये फिल्म का मोस्ट कॉम्प्लेक्स किरदार है, ठीक है। इंतहाई गुंजलक। इसमें कई लेयर्स हैं। ठीक एक पशेमान आदमी जो कुछ करना चाहता है, यानी अपने आप को वो एलिवेट फ्रस्ट्रेटेड करना क्या चाहता मतलब है। आप कह रहे हैं? कुछ गलतियां उससे जिंदगी में हो चुकी है, तो वो अब उसको धोना चाहता है। सही। अटमोस्ट कोशिश करता है, लेकिन फिर नहीं कर पाता है। तो वो जो सर इतनी क्यूरियोसिटी बता देना कि कौन किसको इन्होंने डिपिक्ट किया है उसमें। एक्चुअली ये बहुत, मैं इसको मजीद जरा सा वो कर दें कि इस वक्त जो उनके दामाद साहब हैं वो अफगानिस्तान में हैं, और खुद वो बेचारे जेल में हैं। उनकी मतलब है बेटी जो है वो बेटी की वजह से मजबूर, उसके बेटे को कोई उसके पूछ पा दामाद रहा है ने यहाँ मार पे दिया। मौजूद कि किन की बात हो रही है? कोई पूछ पा रहा है यहाँ पे? अच्छा क्विज शो। हाँ कोई शो, कोई पूछ पा रहा है किसकी बात हो रही है यार? मुश्किल है। मेरा हाल है कोई भी यहाँ पे मौजूद लोगों में नहीं अपने पूछ पा रहा। यंगस्टर्स को एजुकेट नहीं किया। आपने नहीं किया। ये हाँ। फिल्म एजुकेट करेगी हिस्ट्री कि कौन who's who and who did what। मुल्ला सूफी उमर की बात हो रही है, फिर मोहम्मद सूफी मोहम्मद की बात हो रही है। मुल्ला सूफी मोहम्मद, तो इन सारे लोगों में एक मुझे ही थोड़ा बहुत पता है। वेरी गुड। मैं भी सोच सोच के कि किसकी बात हो रही है। हाँ किसकी नहीं, बात बड़ा हो रही मुश्किल कैरेक्टर था। एक तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है मतलब हर सीन में तो नहीं है, लेकिन उसका जिक्र है। और फिर वो बेचारा जिस सिचुएशन में है वो पैचअप भी करना चाह रहा है। जो उनका नैरेटिव है सही। तालिबान का या गवर्नमेंट का या हमारा जो नैरेटिव, ठीक है। उसमें वो ब्रिज का रोल करना चाह रहा है। ब्रिज का बनता भी है वो, लेकिन दूसरी तरफ से उसको नहीं वो किया, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बेटे को मार दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। तो बड़ा वो बेचारा उसमें मुसीबत में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि आखिर में वो गिरफ्तार भी हो जाता है, और उसमें हमने पश्तो में बहरहाल उसमें आखिर में उस बेचारे को वो कुछ कहना पड़ता है हाँ जो वो नहीं कहना चाहता। इसमें वो स्पीच है एक जिसमें बड़ी अच्छी लिखी हुई है शाह जी ने, कि वो नहीं करना चाहता अगेंस्ट द स्टेट या अगेंस्ट द सोसाइटी, वो नहीं कहना चाहता वो कुछ, लेकिन उसको थ्रेट मिलता है कि अगर आप ये नहीं कहेंगे तो हम ये कर देंगे। ठीक है। तो वो बेचारा फिर जिस तरह से स्पीच करता है वो, और एक कैफियत में, एक अजियत में, हाँ। कि वो बेचारा वो एक ब्लैकमेल, उसके सामने वो चॉइसलेसनेस होती है ना। धमकी ये मिलती है कि अगर आपने ये बात ना की तो आपके जलसे में जो सैकड़ों लोग हैं, इनके बीच कोई 5-6 खुदकुश हैं, वो ब्लास्ट कर जाएंगे अपने। ओहो। तो अब इन्होंने वो पूरे जलसे को बचाना होता है। अच्छा। और सर आपने ये सारा कुछ जो है, ये जिसे कहते हैं, इस फिल्म से पहले कोई डिस्क्लेमर चलेगा कि इस तमाम फिल्म के तमाम किरदार फर्जी हैं या तमाम किरदार कोई असल नहीं, बस हैं? वो एक वॉइस ओवर है आबिद अली की आवाज में छोटी सी, जो सिर्फ मसले को इंट्रोड्यूस कर देता है, और फिर आखिर में थोड़ी सी। अच्छा, हमने कई दफा देखा कि फिल्म पे कोई अक्सर एंकर्स भी हमें कहते हुए नजर आते हैं, हमें थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई हैं। इससे कि हमने थोड़ी सी बात कर दी थी कोई तालिबान के खिलाफ, हमने कह दिया था कि ये तो काफिर है, या हमने कह दिया था कि ये तो इंसान नहीं है। मजे की बात ये कि इसमें बात तालिबान के खिलाफ नहीं है, अच्छा, एनालिसिस है तालिबान की भी और तमाम लोगों की, पूरी सोसाइटी की। ठीक है। तालिबान को हमने कोई वुडन ओवर सिंप्लीफाइड कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाया है ठीक है। कि जी ये जाहिल जंगली वगैरह है।
ह्यूमन भी है, उनके अच्छे मोमेंट्स भी है, ह्यूमरस मोमेंट्स भी है। आप देखेंगे कि जो तालिबान हमने यहाँ दिखाए इस फिल्म में, मेरा नहीं ख्याल कि हॉलीवुड में आपको नजर आए होंगे या बॉलीवुड में या किसी ड्रामे वगैरह में। एनालिसिस है, स्टडी है, ठीक। और वो जिंदा जीते जागते लोग नजर आते हैं, मतलब फील करने वाले। बाज़ औक़ात गलती भी कर जाते हैं और बाज़ औक़ात वो डिटर्मिनेशन के साथ अच्छा काम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये अच्छा, सारे- इससे पहले कि इस बात पे मौजू पे हम आगे चले, वो गाना बीच में कहीं रह गया। भाभी आपने वो देखा है? मुझे उसमें इससे पहले कि मैं आपसे सर दरखास्त करूँ कि थोड़ा सा गुनगुना दें, उसका वीडियो मुझे नहीं समझ आया। मैं चाहूंगी वो थोड़ा सा जो कुछ क्लिप्स हमारे पास है वो कुछ समझा दें। वो जो कुछ डांस कर रहे हैं लड़के, और वो क्या अच्छा, है? वो तो रैप वो तो रैप है, रैप है। वो रैप एक अलग गाना है। वो अलग है, हाँ। ये नहीं वो मेरा रैप। उस पे बात करते हैं। जो गाना मैंने गाया है वो तो मैंने अब वो हमारे पास बयान है, कर दिया। वो प्ले कीजिएगा। नहीं, थोड़ा सा हम वो गाना पहले उसका वीडियो देख सकें, फिर मैं आपसे उसका सुनना भी चाहूंगी। خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زه په دوله سوم پاته خدایا تور کړه ورور په زړه کې ماته خدایا دوی لمبې د اوراوه بللې چې زه وم درخته دوی لمبې د اوراوه بللې چې زه یې راسوم چې زه یې راسوم چې زه یې راسوم ریحان ورکړو و هوا ته خدایا ما خپله توره کړه په زړه کې ماته خدایا زه د جانا تر تکو سرو شونډو ونه رسېدم زه د جانان تر تکو سرو شونډو ونه رسېدم دا د نن کار و دا د نن کار و دا د نن کار و رانه پاته سو سبا ته خدایا ما خپله توره کړه ورور په زړه کې ماته خدایا چې زه درویش له خپله ځانه د روان یم تا ته چې زه درویش له خپله ځانه د روان یم تا ته په لاره باندې په لاره باندې په لاره باندې مخامخ
سما بلا تخدایا خپل ترکړه د ورور په زړه کې ما تخدایا خپل ترکړه So what of रिवेंज ऑफ वर्थलेस जो कि फिल्म है जिसके आज कास्ट आपसे मिल रही है और कल यानी जुम्मे से आप लोग इस फिल्म को पाकिस्तान के तमाम सिनेमास में जी नेशन वाइड ये रिलीज है और आप इसे देख सकेंगे। जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए भी मेरे पास ये पासेस हैं, मैं भी आप लोगों के पासेस डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, आप जाके फिल्म जो है इसे जरूर देखिएगा। अच्छा सर, आपने भी पश्तो में गाना सुनाया तो उससे तासुर ये जाता है कि वैसे शायद पश्तो है लैंग्वेज फिल्म की या ज्यादा पश्तो होगी नहीं, माहौल चूंकि वो मेलेवकू जो है पश्तून इलाका है, ठीक है, और हमारी कहानी एक सिंगर के बारे में है जो ज़ाहिर पश्तो सिंगर थी जी, जिसको फिर मार दिया गया था, और फिर जितने डिस्कोर्स है वो रेफरेंस वही है। ठीक है, ये गाने फिल्म में कोई 30 सेकंड आते हैं, कोई 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको फिल्म में ये महसूस नहीं होता कि जुबान क्या है इसकी। सही, फिल्म में पश्तो गाने भी है, इंग्लिश भी है और एक ठुमरी भी है, अच्छा, पूर्वी या उर्दू, वो भी है। ठीक है। जी हाँ। अच्छा सर, आपने इतना माशाल्लाह काम किया हुआ है, ये इस तरह के सेंसिटिव मौजू पे काम करना, इसकी आपकी जब आपको फिल्म की ऑफर की गई तो आपकी पहला क्या उसके बारे में तासर था स्क्रिप्ट पढ़ के, क्या चीजें थी जिसकी वजह से आपने सिलेक्ट किया कि हाँ ये करता हूँ, ये करना चाहिए? नहीं, वो तो जब तक इंस्पिरेशन ना हो एक्टर को, किसी किरदार से वो इंस्पायर ना हो खुद, वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्योंकि मैं मैकेनिकल तो करता नहीं, बेसिकली मेरा जो क्राफ्ट है वो मेथड एक्टिंग है। अच्छा, तो कन्वेंशनल या जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल, मैकेनिक्स से मैं नहीं करता, यूज करता हूँ मैकेनिक्स को बहुत कम। तो मेथड एक्टिंग में यही होता है कि आप उसकी रूह जो होती है, सोल, उसको आप पकड़ते हो। एक तो आउटर पेंटिंग होती है ना, आप एक्सटर्नल पे उसको पेंट करते हो कैरेक्टर, एक इनर पेंटिंग होती है। मेथड एक्टिंग इनर पेंटिंग है, सोल से जब आप परफॉर्म करते हो। तो ये जब मुझे सुनाया शाहजी ने और बताया मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही था, इसी सोसाइटी में रहते हैं, इन किरदारों के बारे में तो जानते हैं, तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ और मैंने कहा जी मैं ज़रूर करूँगा। उसमें यह था कि बहुत सारी कबाहतें थी। एक वक्त जिस वक्त हमने ये शूट किया, ये शूटिंग की, उस वक्त तो हालात बहुत ख़राब थे वहाँ पे सवात में, और वहाँ, और हमने ओरिजिनल जगहों पे जाके किए ये, यानी जो उन लोगों का हेडक्वार्टर था फ्यूचार, वहाँ हम गए। और इस उम्र में मुझे पहाड़ों पे जिस तरह से शाहजी ने चढ़ाया, इट वाज जस्ट, ये 90 डिग्री का जो है ना, स्टीप चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई 90 डिग्री। और जो सबसे पहले टॉप पे पहुंचने वाला बंदा था या होता था, वो जमाल शाह होता था, खुद होते थे। अच्छा, यानी इतना मैं हैरान, यूं 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 करके मैंने कहा यार ये क्या, वो मेरी तो मतलब मैं रुक के, मेरे साथ पता नहीं कौन था, मैं आप थे और वो और कोई था मेरे इफ्तिखार कैसर, उस बेचारे का तो बुरा हाल हो जाता था। अयूब खोसो था। तो हम सारे हफ जाते थे और उधर जाके, यानी अब देखे ना, सुबह 5 बजे उठते थे और मेरा ख्याल है हम लोकेशन तक, जहां तक गाड़ी जाती थी, हम 10 बजे तक वहां पहुंचे, 3-4 घंटे, 8 बजे तक 3 घंटे। आप लोग का स्टे मेन जो है वो मंगोरा में था। मंगोरा में था। जी। तो एक तो ये था कि, लेकिन थैंक्स टू मतलब है हमारी जो मोतबर जो एजेंसीज हैं या जो हमारी फोर्सेस हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन स्टिल हमें पता नहीं होता था किधर से गोली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन वो भी मतलब वार्न करते थे कि एहतियात करें। बाकायदा हमें वो एक बार मैं सॉरी काट रहा हूँ, एक सीक्वेंस हम कर रहे थे और हमने कहा कि जी हमने रात गुजारनी है ताकि हम ये खत्म करें, क्योंकि कुछ लोगों ने जाना था, उनके और कमिटमेंट्स थी, तो बड़ी मुश्किल से रिलक्टेंटली उन्होंने अलाउ किया, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। बड़ी वहाँ तो बड़ा लेकिन बाहर अब ये था कि मैंने तो पब्लिक प्लेस पे भी तकरीरें करनी थी, मॉब में, ये वो, तो एक ये भी होता था कि यार पता नहीं किधर से क्या हो गया, यू नेवर नो। अच्छा सर, थ्रेट्स भी आ जाती है ना बाज़ औक़ात के। अच्छा हाँ, लेकिन बात ये है कि जो अच्छे लोग हैं ना, बात मैं एक्चुअली, कोई बंदा अच्छा या बुरा नहीं होता,
ठीक है ना। जैसे कोई भी बच्चा ना मुसलमान पैदा होता है, ना ईसाई पैदा होता है, ना हिंदू पैदा होता है, बिल्कुल वो माहौल ही उसको बनाता है। इस तरह अच्छे बुरे लोग जो होते हैं वो पैदा अच्छे बुरे नहीं होते, उनको उनका एनवायरनमेंट जो है, उनकी सोसाइटी, उनके सर्कमस्टेंसेस, वो असल में विलन। मुझे कोई कहते हैं जो विलन हीरो, मैंने कहा नहीं, ना कोई विलन है ना हीरो है। सर्कमस्टेंसेस जो हैं, वाकयात और हालात, वो हीरो और विलन होते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे ये दोस्त हैं, अब दोस्त नहीं कहे, हमें हमारे में से हैं। मसलन मेरे साथ बहुत सारे ये लोग, जिस मोहल्ले में पेशावर में मैं रहता रहा हूँ, जो बाद में ये लोगों के मैं नाम सुनता था, तो ये हमारे साथ छोटे छोटे होते थे। अच्छा, रियली सर? जी, मैं हमारे घर आते थे, छोटे छोटे होते थे। मस्जिद में, ये हमारे जो है ना, वहाँ भानामाड़ी की मस्जिद है बिनौरी स्ट्रीट में, तो वहां पे ये मसाजिद में ये बेचारे पढ़ते थे, पानी भरते थे। मेरी माँ इनको मारती थी, ये शरारतें करते थे, तो वो जाके बड़े बड़े कमांडर बने। तो वो कभी सुनने में आता था तो मुझे कहते थे, यार वो फलां बंदा, वो बच्चा है। तो वो तो बेचारे सारे मासूम थे। आप अंदाजा लगाएं कि ये फेमस एक बंदे गुजरे, रशीद गाजी, लाल मस्जिद वाले। जी 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 जी। मैंने एक जमाने में कैलीग्राफी का एक प्रोजेक्ट बनाया था। मुझे कहा गया था, जुबैदा जलाल ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रोजेक्ट मदरसा रिफॉर्म के लिए बनाए। मैंने मदारिस के रिफॉर्म के लिए खताती पे बेसिक प्रोजेक्ट बनाया। तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की फर्दर कि जी आप इनके उलमा जो हैं उनको बुलाएं और उनसे जरा बातचीत करें ताकि ये भी ओनरशिप लें। सही। मैंने सबको बुलाया, रशीद गाजी भी थे और बड़े बड़े उलमा थे। सबसे पहले कन्विंस रशीद गाजी हुए और मुझे कहते हैं कि शाह साहब, हमारे मदरसे में 3000 स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं आपको कितने चाहिए। आपका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, हम करना चाहते हैं, आप कल से शुरू करें और फॉरगेट अबाउट फंडिंग। ठीक है, हुकूमत अगर नहीं देती हम खुद करेंगे। सही। मतलब बड़ी वो आर्टिस्टिक लोग होते। तो फिर सर, अब आप लोग तो ये नहीं हार्डकोर वहां से, तो आपको क्या लगता है क्या गुजरी, वैसे अब चले अब थोड़ा फिल्म के बैकग्राउंड पस मंजर पे ही हम बात करें कि क्या गुजरी कि वो लोग जो आप समझते हैं मासूम, बेजरर, हार्मलेस, आम इंसान थे, दे टर्न्ड इनटू मॉन्स्टर्स। वो ऐसे तखरीबकार, ऐसे तबाहकुन लोग बन गए कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जानें ले ली और बड़े आराम से ले ली। बड़े असल में बात ये है फरा कि अगर इसको देखा जाए ना, तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, हाँ जी, और जो हमारी साम्राज्यी ताकतें हैं, वो हमारे साथ कैसे खेलती हैं। ये जो वर्थलेस लोग हैं ना, ये खसमान, इसको खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते साहब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। हम तो जो अवाम है, हमें जिस तरह से हमारे साथ खेलते हैं, कभी हुक्मरान और कभी आलमी ताकतें, कभी ये मुजाहिदीन थे जी, कभी इन्होंने एक सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन को गिराया, सुपर पावर को, उसको टुकड़े टुकड़े किया। ये मुजाहिदीन थे, इनकी फंडिंग वही अमेरिका करता था, वही वेस्ट करता था। आज जब उन्होंने उसे हाथ हटा लिया, उनको पैटर्नाइज नहीं किया दोबारा, उनको लेकर नहीं आया, जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, यूं ही छोड़ के जब मकसद हल हो गया, जब सोवियत यूनियन टूट गया, सब कुछ छोड़ के ऐसे ही चले गए। तो जाहिर है कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो अब कुछ ना कुछ तो करना, उनको तबाह करने की कोशिश करनी। और दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ, उसके बाद फिर उन्होंने, चूंकि इस कौम ने, पश्तूनों ने गिराया एक सुपर पावर को, तो सुपर पावर ने फिर ये सोचा कि कहीं मुझे भी ना गिरा दें, तो उनकी फिर नस्लकुशी शुरू कर दी। तो ये गुज़श्ता 30 बरसों में वही लोग जो उनके लिए लड़ते रहे, वही फिर तालिबान और दुश्मन हो गए। तो नैरेटिव तो उनका भी तो देखे ना आप। तो और दूसरा ये कि किसी ने कोशिश ही नहीं की उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाने की। तो सोसाइटी का हिस्सा बनाना चाहिए था, उन्हें बिठाना चाहिए था, सही। वो नहीं किया, तो क्या करेंगे, एक बंदा तंग आमद बजंग आमद। तो वो तो फिर कहता है ठीक है, अगर आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करते तो मैं भी आपको नहीं। फिर वो अफराद के मफादात भी आ जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है, ये सारा सिलसिला मिस हैंडल हुआ है। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन ये जिस डेलिकेसी के साथ अभी फिरदौस जमाल साहब ने एक्सप्लेन किया है, अब अगेन कॉम्प्लेक्स, हसास मौजू भी है, पेचीदा भी है, क्योंकि इसमें जैसे आप बार बार कह पढ़ते हैं, इसमें चेहरा किसी का है, हाथ किसी का है, सोच किसी की है, पैसा किसी का है, तो इतने सारे फैक्टर्स इसमें सारे हैं, तो फिल्म इन तमाम चीजों को जस्टिफाई करती है। हमने पेचीदगियां जो है उनको इग्नोर नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है,
वो पेचीदगियां, वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो मौजूद है। सही। लेकिन जैसे आप बुल्ले शाह का कलाम पढ़े या रहमान बाबा का कलाम पढ़े, वो बहुत डीप होता है, लेकिन एक पेजेंट जो है, किसान, उसको भी वो उसी लेवल पे समझ आता है जितना एक फिलोसोफर को। बिल्कुल। तो कोशिश की है कि डिक्शन जो है या विजुअली हम इस तरह से बयान करें कहानी के को कि वो हर एक को समझ आए। बिल्कुल सही। और कल जब क्या प्रीमियर पे रेस्पॉन्स हमने देखा लोगों का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है। मैं दुआएं मांग रहा था कि खुदा ताला इज्जत रखे, बोली इज्जत रख ली और रच के रखी जी। अच्छा चलिए। और कन्वे ही हुआ, यानी जो आप कहना चाह रहे हैं ये ऐसे ही है ना कि जैसे गालिब की किसी मुश्किल गजल को आप किसी अच्छी तर्ज में गाएं तो सब लोग समझ जाएंगे। हाँ, उसकी Feelings तो ट्रांसमिटिंग वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी मतलब वो हो जाती है। तो यही इस फिल्म का है। अच्छा, दूसरा ये है कि शाह जी ने जो अंदर का नैरेटिव, जो अंदर की बात है ना, लोगों को तो सरफेस पे पता है कि वो आया जी, उसने ब्लास्ट किया, लोगों को उड़ा दिया, मार दिया, ये किया, वो किया। इन्होंने उनकी जो अंदर की कहानी है, जो अभी तक बाहर नहीं आई, सही, जो अंदर की स्टोरी है, ये वो लेकर आए। सर कहाँ से आपने अंदर की कहानी निकाली? कोई खुफिया एजेंसी है आपकी? नहीं, ये हमारे माशरे सही। ये हमारे माशरे का मैं हिस्सा समझता हूँ है। कि एक आर्टिस्ट जो है उसको अपने गिरदोपेश पे बड़ी नजर जो है बड़ी साफ सुथरी गहरी रखनी चाहिए, अनबायस्ड रखनी Unbiased, चाहिए। हाँ। मैं मतलब पॉलिटिक्स का एक तालिब इल्म रहा हूँ, सही। कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैं इंटरेस्टेड रहा हूँ, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स मैंने कभी नहीं की है। मतलब पॉलिटिक्स और पैसे को मैं अलग देखना चाहता हूँ, लिहाजा मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं समझूँ कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। ठीक है। तो उस हवाले से मैं अब भी तालिब इल्म हूँ, समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार अमेरिका जो कुछ कर रहा होता है उसके मकासद क्या है, या वेस्ट जो नैरेटिव इंट्रोड्यूस कर रहा होता है उसके असरात क्या होने हैं। ठीक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप ने ये विजडम नहीं दिखाई सही। है, अच्छा और सर- गलत फैसलों की वजह से हर चीज को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। अच्छा, ये इस मौजू पे काम करना जो है ना, वो तलवार की धार पे चलने के मुतरादिफ है। Definitely। दोनों तरफ वो पार्टीज हैं जो दोनों ही कहते हैं उड़ा देंगे, अगर आपने उनकी बात ना की तो वो उड़ा देंगे, उनकी बात ना की तो वो उड़ा देंगे। देखिए ना, जो बनाने वाले हैं वो उड़ा देंगे अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, और जो लड़ रहे हैं वो उड़ा देंगे अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो आपको नहीं इस तरह का, और आपने नहीं कभी सोचा कि यार हमें क्या पड़ी है पराए फड्डे में टांग अड़ाने की? आर्मी लड़ रही है, लड़े। मतलब हम फिल्म में एक डायलॉग है जो मेरा हम ख्याल ज्यादा से ज्यादा है बैठ के जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते कर हैं देंगे। कि फिरदौस लाला बोलते हैं कि जिसमें वो कहते हैं जो रात कब्र में है वो तो बाहर है ही नहीं। हाँ, वो मशहूर एक ये मिथ है, मिथ है, बहुत मिसाल है मशहूर, हाँ। जो कमशपप कब्र के पश्तो बाहर का बाहर कि कब्र की रात घर नहीं गुजारी जा सकती है। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से हमने टैकल किया है दो मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर तालिबान भी बैठ के ये देखें फिल्म तो मेरा ख्याल है कि वो उनको एतराज नहीं होगा। मुझे लग रहा है क्योंकि तालिबान हमने- ज्यादा खुश होंगे क्योंकि जैसे आप हमने कह रहे हैं उनको- कि उनकी साइकी को एक्सप्लेन किया गया है। एग्जैक्टली कि हमने उनको मतलब इंसल्ट नहीं किया है, उनका नुक्ता नजर बयान किया है ऑब्जेक्टिवली। ठीक है दूसरी तरफ जो नुक्ता नजर है वो भी मतलब जी। ऑब्जेक्टिवली बयान किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। तो वो एक आप समझे कि रिफ्लेक्शन है हमारी इस तमाम इशू पे। बिल्कुल सही, एक्चुअली वो हम ही में से है ना। बिल्कुल जैसे अब हमारी फौज है आर्मी, तो फौज में जो लोग हैं वो कोई बाहर से तो नहीं आए, हम में, वो हम ही में से हैं। बिल्कुल है। इसी तरह अगर हमारा मुल्ला है या आलिम है, वो हम ही में से है। जो हमारा स्कॉलर है, जो हमारा प्रोग्रेसिव है, जो हमारा आर्टिस्ट है, या जो इवन हमारा टेररिस्ट है, वो हम ही में से है। बिल्कुल ना? है। तो हम ही ने उसकी पैदा किया। साइकी हमसे ज्यादा कौन जान सकता वो है? है ना जो ये जो थीम सॉन्ग है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैवस करके तोड़ दी, यानी अपनी ताकत मैंने जाया जाया कर दी। हाँ, बात तो बीच की है कोई जिसमें दोनों ने मिलना है, डिवाइड बीच एंड की रूल बात नहीं आ रही है। तो ये देखे ना, डिवाइड एंड रूल कि भाई ने भाई को भाई से लड़वाया, मरवाया, और जब वो कमजोर हो गया तो उस तो पर आपने कब्जा अटैक कर दिया। हाँ जी, ये है बिल्कुल। एक्चुअली थीम यही है कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा बिल्कुल। है। हमारी जो ताकत है, हमारी जो फोर्स है, हमारा जो सच है, उसको खत्म किया जा रहा है एक डिफरेंट नैरेटिव देकर उसको, और अपने अपने मफादात के लिए। तो ये जो 30 साल से जेनोसाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पश्तूनों का हो रहा है ना, बिल्कुल।
कौन मर रहा है? पश्तून ही मर रहे हैं, ज्यादा वही मरे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वो किस लिए? इसलिए कि उनकी जो ताकत है इस मार्शल रेस की, इसको खत्म किया जाए। सही। अच्छा सर, सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट में भी मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह आप खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक जी और पश्तून आप भी जी, मेरी ज़ुबान पश्तो है। अच्छा, और फिरदौस जमाल साहब माशाल्लाह पेशावर से ताल्लुक जी, और पश्तून। अयूब खोसा साहब अगेन, उनके पश्तून वो नहीं भी है, क्वेटा से, आधे पश्तून है आधे बलोच आधे है, वो बलोची जी। हैं। तो आपने आर्टिस्ट भी सारे वो लिए हैं जो उस जमीन के साथ बड़े रूटेड, और ओरिजिन उनका जो है एंसेस्टर्स जाके आप फिर वहीं पे जी। मिलता है। असल में वो नुआंसेस बहुत जरूरी है कि वो जो कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं वो आर्टिस्ट को मालूम हो, वो बिल्कुल एक स्पॉन्टेनिटी के लेवल पे ऑपरेट कर सके। ठीक है। अब बहुत सारे आर्टिस्ट हमने इस्लामाबाद से लिए, लाहौर से लिए, कराची से लिए, लेकिन वो भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी मुशक्कत की है, काम किया है। ठीक है। और दाढ़ियां तक रखी जी ओरिजिनल, छह और छह वो पठान महीने नहीं है। बाल बढ़ाए। अच्छा सर। आपको इस फिल्म में ये लगेगा, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी जैसे कहते हैं ना जी जूनियर आर्टिस्ट को जो मॉब है तो किसी को लाके खड़ा कर दिया, नहीं। इवन मॉब जो है अगर वो तालिबान है तो आपको लगेगा ये तालिबान है, सही। वो मेड अप नहीं है। सर मुझे बताया अभी कि ये 45 दिन तक इन्होंने कपड़े नहीं बदले थे। हाँ, इसने इतना अच्छा रोल किया है। आपको सीन करते हुए कोई मुश्किल तो नहीं होती थी? आप कहीं सांस रोक के तो नहीं डायलॉग बोलते थे? नहीं, व्यूअर्स स्क्रीन पे नजर नहीं आते, वो अलाउड थे। एक लतीफा या ज्यादती कल इनके साथ, ये सारे जितने भी यंगस्टर्स इनके साथ ये हुआ कि ज़ाहिर है फिल्म में इनकी हुलिया और तरह के, दाढ़ियां हैं बड़ी बड़ी और लंबे बाल, बाद में ये क्लीन शेवन पे, कल कोई नहीं पहचान रहा था इनको कि मुझे रात, अब मैं फिल्म ये बेचारे कोशिश करते रहे कि खाना इकट्ठे पहचाने खा रहे, रास्ते में जब आ रहे थे तो खाने इकट्ठे खा रहे थे। मुझे कहा लाला आपने, मैंने कैसा, मैंने इनसे क्वेश्चन किया उनके साथ, रोल कैसा किया? मैंने कहा तुम भी थे उसमें। सही। कहते मैंने कहा कौन सा रोल किया था? कहते लाला मैंने वो वाला रोल किया था। मैंने कहा वो तुम थे। वो जलाल खान में बहुत अच्छा किया है, इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, सही। सेक्रीफाइस कर लेता है। इसके मतलब जो कैरेक्टर ये फैमिली के सब लोगों को मार देते हैं, फिर ये रिवेंज लेता है। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा यार माफ करना, मैंने नहीं पहले, वो इतने यानी बाल इतने बड़े बड़े और दाढ़ियां और ये वो सारे आप माँ सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ 6 महीने तो दाढ़ी, बहुत सारे प्लेस में इन्वॉल्व थे और वो इतने लंबे लंबे बाल, और उसके लिए मैंने गेटअप बनवाए यहाँ पे स्टूडियो से, इस्लाम से। बड़ा कमाल गेटअप, आप पहचाने नहीं जा रहे उसको। और उस पे 1 महीने में ये गेटअप बना है। अच्छा। कई बार वो करके, यानी नेट पर से उसकी पिक्चर लेके सही। उसको देखा, वैसी चश्मा, वैसी उसका गेटअप वगैरह, हर चीज, पगड़ी पगड़ी हो सारी। कभी आपने ये भी सोचा कि उनसे जेल में जाके मिल के कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज है? नहीं, यहाँ तक नहीं, आप वैसे ही आप। नहीं, मैं एक्चुअली ये सारे किरदार मैं बता रहा हूँ ना मेरे आसपास के, बचपन से मैं इनको देखता आ रहा हूँ। वो एक और मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर थे हमारे मोहल्ले की मस्जिद में, वो खुतबा देते थे, जुमा पढ़ाते थे। अच्छा। तो वो इसी तरह के ही सारे हैं। वो सारे मतलब है कि काफर दे तो ये हमारी ये वो किरदार है जो दूसरों को काफिर समझते हैं, अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं, दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानते। बिल्कुल। तो ये इनकी साइकी है। तो वो साइकी चूंकि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द के किरदार है। कोई मुझसे, मैंने बताया ना कि ये बचपन में हमारे साथ होते थे सारे, एक साथ खेले हुए। हाँ, खेले हुए। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि एक ही जगह पे खेलते हुए एक उनमें से फिरदौस जमाल बन जाता है और एक तालिबान कमांडर बन जाता है। क्या बात है, दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स हैं कि एक शख्स जो है वो कहाँ पहुंचा और दूसरा कहाँ पहुंचा, जबकि एक ही जगह की पैदावार है, एक ही वो सबा, एक ही जगह की पैदावार। लेकिन सर ब्रेक की इजाजत प्लीज दीजिएगा, काफी देर से ब्रेक का कह रहे हैं। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। खुशामदीद जनाब, आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जो कल से पर्दा स्क्रीन पर सिनेमाज में आप देख सकेंगे, रिवेंज ऑफ वर्थलेस। और ये फिल्म हमारे
हमारे मुल्क के उन हालात पे बनाई गई है, उन लोगों पे बनाई गई है जिनको हम जानते हैं कि वो तखरीबकार हैं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की जो एक लपेट में पूरा मुल्क आया हुआ है, उसके वाक़यात, उसकी ट्रू स्टोरीज, अनसंग हीरोज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस फिल्म का हिस्सा है। और उसकी कास्ट आज हमसे मिल रही है। जमाल शाह साहब जिन्होंने डायरेक्शन दी है, आमना शाह साहिबा जिन्होंने कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जमाल शाह साहब और उनके साथ हमारे साथ आमिर इसमें एक जमाल तीन शाह जमाल इधर, इकट्ठे फिरदौस जमाल, हाँ। एक तारिक जमाल भी है। तारिक जमाल भी है। अच्छा, जमाल 3, ओके। तो फिल्म में भी जमाल होगा बहुत सारा। और आमिर तरीन साहब हमारे इमरान साथ, तरीन। इमरान तरीन साहब हमारे साथ, जो कि इस फिल्म का हिस्सा है। सर, मुझे आपके से उस सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद मैं आगे चलूंगी कि एक ही जगह पे पलने वाले बच्चों में से एक तालिबान कमांडर बन जाता है, एक नहीं बल्कि कई, और उनमें से एक फिरदौस जमाल बनता है। ये इतने मुख्तलिफ डाइवर्स। एक्चुअली ये होता है कि जो सॉइल है किसी भी जगह की, जैसे पेशावर की जो सरजमीन है, मिट्टी है, और सॉइल में एक अल्लाह ने खासियत रखी है कि आर्टिस्ट वहाँ पे, खुसूसन एक्टर्स, जैसे बरसगीर का सबसे बड़ा स्कूल ऑफ एक्टिंग और जिसने मेथड एक्टिंग सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस कराई जी, वो दिलीप साहब, बेशक वो पेशावर से, कबीर साहब है पेशावर से, हम तो और बहुत शाहरुख सारे। खान का भी पृथ्वीराज पृथ्वीराज जी, राज कपूर, हाँ, इवन ये जयंत। अनिल कपूर के जो वालिद वही पेशावर सदर के, जयंत, जिक्रिया खान, अमजद खान का, ये नहीं एक तवील लिस्ट है उसकी। राजकुमार। हाँ, ये मतलब वो नहीं कर सकते। इसी तरह मौसीकी में रफीक गजनवी जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह पितरस बुखारी, जड्डे बुखारी, ये सारा उस मतलब सरजमीन का वो है। अब ये है कि आपको ओपनिंग कैसे मिलती है, ठीक है, टैलेंट तो है, हाँ। उसको आप किस तरह से किस तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं अदाकारी की तरफ ले आया। नहीं सर, आप भी तो उसी मदरसे मस्जिद में जा रहे थे, आप भी तो कोई तालिबान कमांडर बन सकते। वही मैंने कुरान शरीफ उसी मस्जिद में मैंने पढ़ा है, उसी मौलवी साहब से पढ़ा है, उन्होंने भी उधर ही से पढ़ा है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक तो खैर नसीब आ जाता है, दूसरा एनवायरनमेंट आ जाता है और आपका एप्टीट्यूड आ जाता है। ठीक है, उन बेचारों को वो ओपनिंग शायद नहीं मिली या वो माहौल नहीं मिला, तो उनको बचपन से ही एक खास उसमें रखा गया माहौल में, उनकी कंडीशनिंग वही हुई, तो जाहिर है उसमें फिर वो जिस उरूज पर पहुंचे, उरूज उन्होंने भी हासिल किया। जैसे शैतान है वो भी तो उरूज पे गया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह ये दोनों ताकतें हैं, मनफी और मस्बत। अब जो मनफी जो कुव्वत है, एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसके पास भी जस्टिफिकेशन तो है ना। हाँ। तो इन्होंने जिस तरह के जो तरीकेकार, जो तरीके वजह किए इंटेलिजेंस के, और इसी तरह तकरीबकारी के जो तरीके इजाद किए, मेरे ख्याल में वो अंग्रेज ने भी और अमेरिकन ने, वेस्ट ने भी कभी नहीं सोचा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो तो इन्होंने ये क्रिएटिव आर्ट उनका भी है। वॉर ऑफ 1000 कट्स कहते थे इसको, गोरिल्ला जंग जो लड़ी गई है वहां पे, वॉर ऑफ 1000 कट्स, कि आप इस तरह की चौमुखी गोरखा इस तरह की लड़ाई लड़े कि दुश्मन इतनी बड़ी ताकत के बावजूद बेबस हो जाए। सर, ये फिल्म मतलब आम फिल्मों जैसी हम कहेंगे, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ कहेंगे, अपनी टाइप की एक अलग फिल्म कहेंगे, ये क्या चीज होगी? मेरा ख्याल है कि न ये हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, न बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। कोशिश ये की है कि एक सिंसियर तरीके से जो नैरेटिव है हमारा, हम अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, और किसी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। पैराया जो है जरा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसको आइटम आप सॉन्ग डाला है आपने इसमें? हमारी कौन तो आइटम नहीं, सॉन्ग इसमें है, वैसे एक आइटम सॉन्ग है, एक रैप है, पश्तो रैप, जो इंग्लिश में भी है, जिसका मैं आपसे पूछ रही थी, वो समझाइएगा वो क्या है? वो बल्कि आप बाद प्लीज में जरा देख भी लें। नहीं, वो जरा चलाइएगा। मैं कल देख रही थी और मैं बड़े परेशान, मैंने कहा ये क्या है, लेकिन आप लोग भी देखिए। और फिर سرلك गुलिस्तान बलालारा दजंदाम मंच की जवालर हैरान चिपदिज्म का पत्ते यो सड़क गुलिस्तान बलालारा दजंदाम मंच की जवालर हैरान चिपदिज्म का पत्ते 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 ए वाओ रे तासो दा खमाखा ए वाओ रे तासो दा खमाखा da turzano tame kola raulu jam ma pije da turzano tame kola raulu jam ma pije da turzano tame kola raulu jam 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 eh wow re taso da kamata
Mapitiki datuzan utami kula rarujang Zaku waka bale nasham pagiluta kapagigi Haka dadalo yaftaya tapatoka na puigi Toka na puigi, toka na puigi अब ये कल मुझे ये पता है बहुत बड़े शायर पश्तो के गनी खान, वली खान के भाई, ठीक तो ये उनका लिखा हुआ है और आजाद नज्म है पश्तो की, ठीक है, उसको शाहजी ने रैप बनाया है। इसमें क्या कह रहे हैं? गनी खान हमारे न सिर्फ एक बहुत बड़े पोएट हैं बल्कि स्कल्प्टर और पेंटर भी। अच्छा, ये शांति निकेतन में पढ़े, इंदिरा गांधी इनके साथ थी, ठीक है, ये वो शख्स है। तो ये जो रैप है, पश्तो रैप, ये दरअसल हमारा एक कैरेक्टर है गुलाले, उसकी एक फैंटेसी है। सर ये 72 ख्वातीन नहीं होनी चाहिए थी, ये तो लड़के हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो उसके टॉर्मेंटर्स हैं। इनसे उस बच्चे को खतरात रहते हैं इन लोगों से। हाँ, एक आध को छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सबसे खतरा होता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो सोचते हैं इनोसेंट पैराए में कि यार चीजें जरा बेहतर हो। और इसका एक शेर जो है कि मैं शमशीर जनों की नकल उतारा करता था लेकिन तुम जंग मेरे घर ले आए। हाय हाय हाय। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ फ्लावर्स बेड है, बाग है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कहाँ जाऊं? मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक जिसके लोगों के बारे में हम इतना सोचते हैं कि ये दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वो भी आपस में गाते हैं, वहां पे नाचते भी हैं, वो मतलब फूलों से वो वाकिफ है, खुशबू के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पता नहीं क्या मजबूरियां हैं जो इस तरफ ये भी साथ करते हैं। मतलब दे आर ह्यूमन बीइंग। सही, मतलब यानी वो कैरेक्टर्स जिन्होंने 45 दिन एक जोड़े में गुजारे हैं, वो गुलाले उनको बहुत अच्छे लिबास में देखता है, ग्लैमराइज उसमें देखता है कि नहीं ये तो अच्छे हैं, अंदर से तो फूल नहीं है। ये वाहिद जगह है जहाँ फूल जो है वो है खूबसूरत कपड़ों में और फूल इन्होंने कानों में लगाए हुए हैं और प्लेफुल अंदाज से ये वो सारा कर रहे हैं। ये बच्चा जो है इसको सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है। अच्छा, तो ये उसकी वरीज भी है और फैंटेसी भी है, इनोसेंट एक विश भी है। ठीक है, ये सब ऐसे हो जाए। सही। अच्छा, रिवेंज एक बहुत मजबूत लफ्ज है और पख्तून कल्चर में वैसे भी मैंने बहुत वो तो नॉर्म है। जैसे जब सर ये अफसोसनाक वाकया हुआ था पेशावर का जहाँ मासूम बच्चों को शहीद किया गया था, तो मैं वहाँ गई थी। आप यकीन कीजिए, सख्त तकलीफ, सख्त कर्ब के आलम में भी हर बच्चे ने एक बात कही थी, हम इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। और मैं किसी ने बताया, सिखाया, पढ़ाया नहीं था। कल्चर का हिस्सा है, इसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए लेकिन है। सदियों पुरानी दुश्मनियां भी अभी तक चल रही है। तो अमेरिका या वेस्ट जो है वो इस बारे में उनको खबरदार रहना चाहिए, तो खबरदार ये चीज कभी भी नहीं वो हो सकती है। ये शाहजी बात काटते हुए कि एक हमारे पश्तों में ज़रबुल मसल है, आम रोजमर्रा में हम बोलते हैं कि पुख्तून सल काला पसम पल बदल वाखली नपोश ने चिजरे वागश्तो। यानी पश्तून जो है वो ये कहते हैं हम लोग कि अगर 100 साल बाद भी तुमने इंतकाम ले लिया, बदला ले लिया, तो समझो जल्दी लिया है। अच्छा, यानी बदला छोड़ना नहीं है। अच्छा, इंतकाम नहीं छोड़ना। जिस तरह शाहजी ने फरमाया कि वेस्ट को, अमेरिका को खबरदार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। इसीलिए नहीं, सीरियसली मैं भी बहुत सीरियस नोट पे बात की है सर। वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इतनी सानहा देखा, और मैं उनसे बात कर रही हूँ और यकीन कीजिए मुझे उनको देख के अंदाजा हो रहा था कि वो कितनी अंदर से तकलीफ, जिन्होंने इतनी तकलीफ, लेकिन एक बात हर एक ने कही और मैं हैरान थी। मतलब, और वो कह रहे थे हम बदला लेंगे, और बड़े फर्म थे। देखें ना, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ एक मशहूर टप्पा है, यार में काफिर ज मुसलमान यार द पार अदर अमसार, कि मेरा यार जो है वो नॉन बिलीवर है या हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन यार की खातिर मैं उसके इबादतगाह में झाड़ू देने को तैयार हूँ। वाह, ये फिर ये मोहब्बत का एक डायमेंशन जो सेक्युलर थॉट है वो ये है जो हमारे खिते की फोक पोएट्री में जगह जगह आपको नजर आता है, चाहे वो पश्तो या पंजाबी हो, सिंधी, सराइकी, बलोची, तमाम में। तो असल में तो जरूरत इस बात की है कि डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया जाए। ये जो कंडीशनिंग की बात की फिरदौस साहब ने, असल में जो लोग कंडीशन हो जाते हैं वो बेचारे इस काबिल नहीं रहते कि डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर सकें, किसी दूसरे का ओपिनियन जो है उसको हजम कर सकें। ठीक है,
ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है ना, तो इस वजह से। अच्छा, दूसरी ये है कि यही जो बदल है, यही जो रिवेंज है, ये एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी। अब इसको हम लोगों को चाहिए कि इसको डाइवर्ट करें टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हम अब ये देखें ना कि यही जो बच्चे हैं कन्विक्शन में बदल ये दें। कन्विक्शन में बदल दें इसको। यही जो आर्मी स्कूल के बच्चे हैं, ये कल को बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े इंजीनियर्स बन सकते हैं। इस मुल्क को, जी, जी। यानी इस इंतकामी जज्बे को, कि हम इतने मजबूत हो जाए और इतने खुशहाल हो जाए कि इस तरह के एलिमेंट्स जो है हम में ना पैदा हो। बिल्कुल। अगर आप उनको रोटी, रोजगार, हर चीज देंगे, और दूसरा ये है कि उनको कहीं से जो ये फंडेड बाहर से लोग, जो एजेंसीज हैं, जो हमारे लोगों को खरीद के बहुत सारे, और इस तरह के माहौल में बच्चों को उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, तो इस तरह का हमारा मुल्क और माहौल होना चाहिए कि किसी को जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फिल्म के सेंसर के क्या मामलात रहे? कितने सीन काटे गए, कितने हिस्सों पे सेंसर मजे ऑब्जेक्शन की आया? बात यह है फराक के कहीं से आया ये फिल्म रोक दी जाए, ये अच्छा, फिल्म नहीं चलता। इंटरेस्टिंग बात यह है नहीं रोके। कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट जो है वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। जब मैंने लिखा, और चूंकि मौजू ऐसा है कि ISPR को भेजना जरूरी था, जी, तो बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि यार ये कम से कम 50% कट जाएगा, एप्रीहेंसिव था। और जब मुझे DG ISPR ने खुद बुलाया, मैं गया उनके पास बैठा, उन्होंने कहा कि मुझे कहने लगे, लाला मुझे कहते कि ये नैरेटिव जो है ये इंतहाई ऑथेंटिक है, हमारे दिल के करीब है, बड़ा जबरदस्त है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। अपोलोजेटिकली उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, कहने लगे कि अगर आप बुरा ना माने, मैं एक सजेशन दे सकूं। मैंने कहा जी प्लीज। तो कहने लगे कि जरा सा किसी जगह आर्मी का जो गुस्सा है, एंग्स्ट, ये जो एट्रोसिटीज उनके साथ हुई है, वो भी थोड़ी सी दिखा दे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो वो दिखाना चाहता हूँ। तो जब सेंसर में ये चीज आई, सेंसर से भी अनकट ये क्लियर हुई है। अच्छा, किसी चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं है? बिल्कुल भी। अच्छा वाह, ये एक इसलिए जबरदस्त कि बात। उसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज है, ऑब्जेक्शनेबल चीज इस नैरेटिव में है ही नहीं। बिल्कुल सही। बैलेंस्ड है खासा। नहीं, हमारे यहाँ वो फिल्म भी तो बैन होगी। इतना आशिर अजीम साहब की फिल्म है जिसमें उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर्स शायद नहीं, उस तरह की कोई ऐसी बात तो नहीं वो है, फिल्म मतलब के चल ही नहीं सकती। गैर जिम्मेदाराना कोई ऐसी एक लाइन भी नहीं है। ठीक है। कोशिश की गई है कि रिस्पेक्ट से, अगर आप डिफर भी करते हैं तो रिस्पेक्टफुली डिफर करें। बिल्कुल मतलब एक जो कोड्स ऑफ ऑनर है हमारे, वो यही है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट दें, तभी आप रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं। अच्छा भाभी, हमने जो देखा है, जो फिल्म्स बनती हैं, इंडियन फिल्म्स हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, दुश्मन भी हम उसी को मानते हैं। मतलब मुझे ये नहीं इस चीज की समझ आती, दुश्मन भी वही है, गीत भी उन्हीं के गाने हैं, हीरोइंस भी उन्हीं की जो है ना, वो हमें अलूर करती हैं। हमें अपनी ख़वातीन भी पसंद नहीं आती, हम कहते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं है, बंदी तो वो है बस जो हमारे दिलों पर राज करती है। तो मुझे ये बड़ा मर्दाना टॉपिक है, आप देखिए सारे मर्द इसमें बड़े गर्मजोशी से इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। सो इसमें वो फैंटेसी एलिमेंट तो नहीं है कि वो कोई, जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, एक फिल्म के जो लवाजमात होते हैं, कोई डांस मास, कोई इश्क मसाला बीच में है, कोई थोड़ा love सा story। लव स्टोरी है। अच्छा। I mean, जो मेन जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं दोनों, उनके लव स्टोरी भी है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली मेड। कोई वो नहीं है कि वो लव कोई वो अगेन बात यह है कि लिफ्टेड कंटेंट कोई नहीं है। अच्छा। जिस तरह हम देख के इंडियन हो और फिर उस तरह की चीज नहीं है, पर हाँ रोमांस है बीच में। लव रोमांस से तो ये भरा हुआ है। हाँ। अच्छा। मतलब ये जमीन से रोमांस, वतन से रोमांस, अफराद से भी रोमांस, वो बिल्कुल है। ड्राई फिल्म बिल्कुल नहीं है। सर आपने इतना दिलचस्प अच्छा प्रोड्यूसर जो है, एंगेजिंग है, वो कहाँ से मतलब आपके जहन में आया? बस ये क्योंकि प्रोड्यूसर तो इत्तेफाक जान से खा जाते हैं घर में ही में मैंने जान बहुत खाई है पर अच्छा खाई है? आप इतनी खामोशी से भी बैठी हुई हैं, मैंने जान लेकिन बहुत यार खाई है आइडियल कि प्रोड्यूसर। कंट्रोल करना इन चीजों को। बिकॉज एक तो एक वैसे ही काफी लाहौर कराची से जो लोग आए थे पहले इस्लामाबाद, फिर वहाँ से आगे उनको सवात भेजना, फिर सवात का एक Boarding अलग lodging भी पैराफर्नेलिया था, बहुत, काफी बड़ा, लॉजिस्टिक मसाइल बड़े थे, वो काफी logistics। ह्यूज थे। तो यू नो मैं और जमाल काफी हाथ के खुले वैसे ही, तो मैंने बहुत शोर मचाया होता कि प्लीज प्लीज। जब हम मैं मूव लेकिन करते जितना थे, ये बड़ा सब्जेक्ट है, एंड हैट्स ऑफ टू यू पीपल, कि इन्होंने जिस बजट में, जिन वसाइल में इतने बड़े
सब्जेक्ट को जिस तरह से हैंडल किया, आई थिंक इट्स वंडरफुल। और ये यही कर सकते हैं। यही कर सकते। और बेशक, इसमें एक और बिल्कुल बात जी। मैं कहूँ कि ये अगर लोगों के जहन में ये बात आ रही है या आएगी या जहन में या ट्रेलर देख के कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री है, मतलब किसी एक सेक्शन के बारे में, नहीं, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, ना कोई ये वैरायटी शो है जिस तरह इंडियन फिल्म होती है। वैरायटी शो ही होता है ना, क्योंकि आइटम सॉन्ग, तो जो स्टेज पे भी वैरायटी शो होते हैं, तो एक बंदा आया, वो कॉमेडी आइटम किया, गाने का आइटम किया, कोई फाइट के सीन किए, ये और कुछ लव के कोई रोमांटिक सीन्स किए, तो वो एक 12 मसाले की चार्ट बना के इंडियन फिल्म जो आ गई है वो वैरायटी शो है। दैट इज नॉट अ फिल्म, फीचर फिल्म नहीं है। अच्छा, हमारी ये फिल्म मैं ये कह सकता हूँ और फख्र से कह सकता हूँ, ये हमारी फीचर फिल्म है। ठीक है, ये बाकायदा फिल्म है, ठीक ये वैरायटी शो नहीं है। सही। अगर इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, वो रैप जो आपने देखा है, ये सीक्वेंस है, मतलब गाना भी अगर आता गाने भी है situational तो है। सिचुएशन है, वो सीन है, ठीक है। वो गाना बराए ये गाना कि नहीं एक है। सिनेमैटिक वो है डिलाइट इसमें, बिल्कुल सही। कि आपको अच्छा, वो जो स्केल है वो नजर आए। और इसमें फरा, आप जब रिवाइवल की बात करते हैं, डेफिनेटली हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो रिवाइवल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फिल्में चाहिए। बहुत मसाला फिल्में तो ठीक है, वो आती हैं, आपने वीकेंड निकालती हैं, बॉक्स ऑफिस पे आपको कमा के चली जाती हैं, ठीक है। और वो आंख ओझल पहाड़ ओझल, मगर वो स्ट्रॉन्ग फिल्में ही होती हैं जो कि आपकी रिवाइवल की बुनियाद रखती हैं बिल्कुल। कि अब आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक फिल्म होती है सर जो फिल्म बीनों के लिए बनाई जाती है, एक फिल्म होती है जो फिल्म क्रिटिक्स के लिए बनाई जाती है। सो आप माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअली जितने स्ट्रांग हैं, सो आपको लगता है कि फिल्म देखने वाले शायकीन जो है मेरे वो लिए- समझ लेंगे उस चीज को, या जी, इसको आप मेरे- ज्यादा क्रिटिक्स के लिए या फिल्मी मेलों के लिए आप जी। समझते हैं? मेरे लिए हर वो फिल्म जो इंटरेस्टिंग पैराए में बनी हो, जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो, जी, वो सबसे पहले तो फिल्म बीनों के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद अगर क्रिटिक राजी होता है तो ठीक है, और फेस्टिवल्स भी अमूमन राजी हो जाते हैं, लेकिन फिल्म बीन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल ठीक, एलिमेंट है ठीक, किसी भी फिल्म मेकर के लिए। कम से कम मेरे लिए ये है। बिल्कुल ठीक, मैं फिल्म बीन को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, फिल्म बीन की इंटेलिजेंस को। बिल्कुल सही। एक सवाल छोड़ते हुए ब्रेक पे जाऊंगी। आपने माशाल्लाह इस फिल्म को लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, और मेरा ख्याल है मैंने जो आपके डायलॉग सुने, आपने कोई एक सियासी सा रोल भी इसमें अदा किया है। वो सियासतदान का रोल है वो जो आप कह रहे हैं? सियासतदान तो नहीं हो, एक मतलब आप ये समझे कि इन्फॉर्म्ड पेट्रियार्क है एक अच्छा, घर ठीक का। ठीक है। ये तीनों रोल्स में से कौन सा रोल है जिसको कि आप सबसे ज्यादा चेरिश कर रहे हैं इस वक्त, मी बीइंग डायरेक्टर, एक्टर या राइटर? ब्रेक के बाद सर, ठीक, और ब्रेक के बाद जब ठीक, हम आएंगे तो हम आपसे जो भी आप इस फिल्म को पेंट करना चाहें इसके बारे में, तो मैं वो भी आपसे लेना चाहूंगी और सबीनियर के अच्छा, तौर पे अपने देखने वालों तक को देना चाहूंगी। सो हम ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। खुशामदीद जनाब, आज एक नई सुबह में आप मिल रहे हैं फिल्म रिवेंज ऑफ वर्थलेस की कास्ट से, उसकी टीम से, जो कि कल से आप सिनेमाज में देख सकेंगे। ये फिल्म पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से जुड़ी हुई कि हमारे अपने इलाके, इस मुल्क के रहने वाले लोगों के ऊपर बीतने वाली जो दास्तानें हैं उनको पिक्चराइज किया गया और फिल्म की सूरत में प्रेजेंट किया गया है। और जो गुफ्तगू है वो आप सुन रहे हैं। मैंने जमाल शाह साहब से, जो कि फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्ट भी किया है, पूछा है कि इन तीनों रोल्स में से कौन सा रोल निभाना आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं? लेकिन फराह, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं एक्टर तो बिल्कुल नहीं हूँ। डायरेक्ट करना मुझे अच्छा लगा शुरू से, मुझे मतलब मैं शायद उस तरफ ज्यादा मायल हूँ। एक्टर्स, एक मेरे सामने जो एक्टर्स थे इस फिल्म के, जो कास्टिंग मैंने की, उसमें बड़े ज़बरदस्त एक्टर फिरदौस साहब हुए, अयूब खोसो, नजीबुल्लाह अंजुम, शामिल खान, मायरा खान, ये सारे यंगस्टर्स, इन सब को डायरेक्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मैंने रच के मजा लिया। सही। मैंने एक्ट जरूर किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सीन्स जो है वो मारे गए इसलिए कि मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं किया। अच्छा, तो मैंने एंजॉय डायरेक्टर का रोल ज्यादा किया वो, क्योंकि मैं पेंटर हूँ, मैं विजुअल पैराए में चीजें देखता हूँ, तो
जब भी मैं कैमरे के पीछे होता तो कोशिश होती थी कि फ्रेम जो है वो उतना ही जबरदस्त खूबसूरत बने। एक हार्ड टॉक शोज जो होते हैं ना, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज पे बात हो रही होती है। सर एक शो में जमाल शाह साहब भी थे, मैं भी थी, सख्त गुफ्तगू चल रही है, पता नहीं क्या मौजू था, मुझे मौजू याद नहीं, और मेरे साथ बैठे हुए हैं सर, और उनके साथ हर एक के सामने ना पेंसिल और टेबल पे वो रखा होता है, तो वो पॉइंट्स नोट करने के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर एंकर पता नहीं किस खप रहे हैं, किस इशू पे क्या हो रहा है, और सर बड़े आराम से एक स्केच जो है वो पेंट करते जा रहे हैं। और यकीन करें मैं वहाँ बैठी हुई थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रही हूँ, और मैं कह रही यार इतने कंफर्टेबल, इतनी वो अप टाइट और अपराइट सिचुएशन में, तो वो बिल्कुल, और जब उनसे बात की जाती थी तो यू वर ऑलवेज देयर। सो यू हैव दिस एबिलिटी कि आप एक वक्त में अपनी फैंटेसी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो गुफ्तगू चल रही होती है उसमें। तो मैं कभी बाहर आ ही नहीं सकता हूँ, मतलब आई लव थिंकिंग, आई लव यू नो इमेजिनिंग थिंग्स, लेकिन मैं हाजिर भी रहता हूँ। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट मल्टी टास्कर होता है, ये तो आ जाता है, लेकिन बुनियाद है। एक यूनिवर्स में वो रहता तो है, दूसरों से उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी होता है, उसको देखने का एंगल डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे शाहजी हैं मल्टी डायमेंशनल, मतलब पेंटर, स्कल्पचरिस्ट, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, फिलोसोफर, मतलब क्या क्या What not? व्हाट नॉट। आई थिंक अच्छा सर एक चीज मैं आप लोगों से अब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे मुल्क में देखिए रमजान मुबारक का महीना इतनी रहमतों बरकतों का, शैतान कैद हो जाते हैं उस महीने में और बाकी शैतान खुले खेलते हैं हम लोग, तो और हर दफा रमजान आता है तो हर बंदा सहम जाता है 2 महीनों पे, या अल्लाह रमजान भी खैरियत से गुजर जाए और या अल्लाह मुहर्रमुल हराम भी खैरियत से गुजर जाए, और दोनों महीने हमें हमेशा परेशानी दे के जाते हैं। हम जितनी खैरियत की दुआएं करते हैं उतनी ही परेशान। आप दो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए, आपने इतने अहम मौजू पे एक फिल्म बनाई है रिवेंज ऑफ वर्थलेस, जिसमें मुझे बताइए इस मुल्क में ना अमजद साबरी जी सकते हैं ना इस मुल्क में कंदील बलोच जी सकती है, तो मुझे कुछ इस पे बता दीजिए कि ये आप लोगों की इस पे क्या ओपिनियन है। सर पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि आप क्या कैसे लेते हैं इन चीज़ों को। बात यह है कि जहाँ तक रमज़ान शरीफ का और मुहर्रम हराम का ताल्लुक़ है, तो ये दोनों महीने, बल्कि सारे ही महीने जितने भी अल्लाह के महीने हैं, और खुसूसन रमज़ान शरीफ जो है, क्योंकि इसमें कुरान अल्लाह ने उतारा, उसका एहतराम और उसकी, लेकिन उसको तारी नहीं करना चाहिए ना। आपने मसलन नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह को या दीन को आप ये क्यों समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एक हम पे खुदा न खास्ता कोई बोझ आ गया? नहीं, ये दीन जो है हमारा इस्लाम, ये तो दीन फितरत है, ठीक, ये आपकी नेचर के मुताबिक है। तो ये रोजा है, रमजान शरीफ है, ये कोई तकलीफ दे नहीं है, ठीक है। ये तो लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही हूँ जो तशद्दुद पसंदी हमारे अंदर है, हाँ, जो इस मुल्क का भी मौजूद अब है। आपकी जो बात है कि मसलन अमजद साबरी को कत्ल करना, या दूसरे फनकारों को या अच्छे लोगों को या स्कॉलर्स को, इवन आप छोड़े अमजद साबरी को, प्रोफेसर्स को नहीं कत्ल किया गया। वो मुख्तलिफ सेक्शंस के अपने अपने मफादात है, उसमें सोसाइटी का कोई वो नहीं है कि जी हम बड़े रिजिड हैं या हम प्रोग्रेसिव नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जो मफादात है ना, अपने मफाद के लिए लोग ये काम करते हैं। अमजद साबरी का कत्ल जो है बड़ा बहीमाना है और बहुत अफसोसनाक है। एक खुशबू को आप समझ लें ना, फनकार तो वो माशरे में खुशबू की तरह होते हैं, तो आप खुशबू को क्यों खत्म कर रहे हैं? तो जो बदबूदार लोग होते हैं वो खुशबूदार लोगों को पसंद नहीं करते, जिद होते हैं ना एक दूसरे की, तो इसलिए उनको खत्म करना चाहते हैं। जहां तक कंदील बलोच का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता कि रियासत को इसमें एक्ट करना चाहिए था। रियासत को उस लड़की को या खातून या किसी को भी अगर वो माशरे में गलाजत फैलाना चाहती है तो उस पर रियासत को एक्ट करना चाहिए था, उसके भाई को नहीं करना चाहिए था, इंडिविजुअल को नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि रियासत अपने मसाइल में फंसी हुई है, रियासत को चलाने वाले जो लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस, वो चूंकि अपने अपनी मफादात की जंगों में लगे हुए हैं, इसलिए सोसाइटी में जो खराबियां पैदा हो रही हैं उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। आप ये कहते हैं ना, मसलन कंदील बलोच या कोई भी हो, फॉर इंस्टेंस वेस्ट का बड़ा ओपन माशरा है, लेकिन वेस्ट के मीडिया पे कोई लड़की आकर इस तरह से अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर सकती। जिस जाए का पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें किसने उसको इजाजत दी थी कि वो इस तरह करे? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि रियासत को एक्ट करना चाहिए था, पैमरा को करना चाहिए था कि उसको, और मैं समझता हूं कि उसको कत्ल होने में मीडिया का हाथ है। अच्छा। उसको मारा मीडिया ने, क्यों कैसे? उसको एक्सप्लॉइट किया? सिर्फ रेटिंग के लिए। एक औरत चाहे वो जो भी थी, अच्छी थी बुरी थी, एक इंसान तो थी ना, उसको मारा क्यों किया? क्योंकि उसकी, उस बेचारी को शायद पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है, वो क्या कह रही है। मीडिया ने उसको मारा रेटिंग के चक्कर। तो ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से माशरे में ना गलाजत फैलाएं और न इस तरह से तशद्दुद फैलाएं। ठीक है। ये टेररिज्म है, ठीक है। ये मीडिया भी फैला रहा है। बिल्कुल सर। सर लेकिन योर मीडिया कोई आप लोगों से अलग तो नहीं है, मतलब आप ही लोग मीडिया है। देखिए फरा, मीडिया इज समथिंग दो तरह की क़ुव्वतें होती है। एक वो जो डायलॉग पे बिलीव करती है, यानी अमजद साबरी का आपने नाम लिया, या जो स्कॉलर्स हैं या उलमा जो पॉजिटिव लोग हैं, उनका बुनियादी मकसद ज़िंदगी का ये है कि माशरे में डायलॉग इस्तवार हो, लोग एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के करीब आए, मुश्किल से मुश्किल मसाइल जो है वो बातचीत के जरिए हल करें। जी। एक वो ग्रोह है या फिक्र है जो मोनोलॉग पे बिलीव करती है। हाँ। जो डायलॉग के माय वे और हाईवे। हाँ जी, डायलॉग से 180 डिग्री ऑपोजिट है। उनका मकसद ये है कि लोगों को लोगों से दूर किया जाए, खौफ फैलाया जाए, दूरियां फैलाई जाए, ताकि उनका जो नुक्ता नजर है वो एस्टैब्लिश हो जाए बाय हुक और क्रुक। ठीक है। तो अमजद साबरी मतलब वो बहुत ठीक ठाक घराने के बड़े टैलेंटेड सिंगर थे। मेरा नहीं ख्याल कि मुआशरे ने उसको मारा है। नहीं देखिए ना, एक बंदा मुआशरे मजहबी है, में जो उसको भी मार दिया। मनफी ताकतें एक हैं, शख्स जो है वो गैर मजहबी कार्रवाइयां कर रहा है, उसको भी मार दिया। जिया तो वो भी नहीं। और मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मुआशरे में जो मनफी ताकतें हैं उन्होंने बाय डिजाइन उसको मारा है। अब ये स्टेट का काम है कि उन ताकतों की बेखुनी करे। बिल्कुल सही। सो हम ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद। हम एक नई सुबह में आज डिस्कस कर रहे हैं फिल्म हमारी जो कि कल से लॉन्च हो रही है पूरे मुल्क में सिनेमाज में, रिवेंज ऑफ वर्थलेस। और उसकी कास्ट जो है वो इस वक्त मेरे साथ है। जमाल शाह साहब सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ पासेस जो है आप यहाँ बैठे हुए लोगों को खुद अपने हाथ से, और कुछ शाहजी आप, जमाल शाह साहब आप प्लीज, अगर जमाल साहब वो शाहजी हैं, फिरदौस जमाल साहब और जमाल शाह साहब, सॉरी सर, आइए आइए। वो शाहजी है, मैं हाजी हूँ। आइए। Who's the Leah? अच्छा सबको Leah। सो रिवेंज ऑफ वर्थलेस जो है कल से आप सिनेमास में देख सकते हैं, और आपने इसके बारे में तमाम गुफ्तगू सुनी। एक तजस्सुस जरूर है कि इस फिल्म में क्या, किसका नैरेटिव होगा, कैसे बयान किया जाएगा, और सर क्या कोई थ्रिल सस्पेंस है आपके अंदर कि सोशल मीडिया कैसे रिस्पॉन्स करेगा इस पे? अब तो सोशल मीडिया तो बहुत, हर चीज हमारी सोशल मीडिया पे बनती बिगड़ रही है। सोशल मीडिया ने तो बड़ा इसको डिस्कस किया है, बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, प्रमोट कर रहा है सही। राधा, इसलिए कि हमारे पास प्रमोशन के कोई और जराए है नहीं। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी जायंट्स हैं उन्होंने इस फिल्म को हाथ नहीं लगाया। आपके यहाँ इसकी वजह? न इसमें कोई हरी ड्रिंक है, न सफेद ड्रिंक है, न कोई फोन है, कुछ है। हाँ। यानी जो अमूमन फिल्मों को सर प्रमोट इसमें आप करते हैं, 2-4 डांस डालते, कोई 3-4 अजीब वाहियात जिस तरह के मनाजिर का फिरदौस जमाल साहब जिक्र कर रहे थे, Variety कोई show। 6-7 उन्हें समझ आती है कि मुल्क बर्बाद होगा, जो लोग देखने आएंगे वो तबाह होंगे। देखिएगा आपको कैसे स्पॉन्सर मिलते हैं। जाहिर है वो हमारी चॉइस नहीं है, रेटिंग भी आती है और स्पॉन्सर भी मिलते हैं। लिहाजा मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया सपोर्ट इस फिल्म को कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वर्ड ऑफ माउथ जो मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं जी, वो इंशाल्लाह हमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया को अब हम कह लें, आप मानते हैं वैसे सोशल मीडिया फीडबैक जो होता है अचानक से एक वेव उठती है और हिला के रख देती है सबको? देखिए, मैं मतलब अंधा तो नहीं हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मीडिया है, मीडिया इज मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, इनकी अपनी एक ताकत है, और उसमें नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव सोशल मीडिया पे ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि वो
नब्ज जानते हैं सोसाइटी की, जो सोसाइटी में हो रहा था, चूंकि वो लिव कर रहे थे उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूंकि उनका प्रॉब्लम मार्केटिंग नहीं होता, सोशल मीडिया पे रेटिंग नहीं होता, रेटिंग मार्केटिंग नहीं होता। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, उनका मसला वो होता है, रेटिंग होता है और कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें होता है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे ये मजबूरी नहीं होती, तो दे स्पीक देयर हार्ट। बिल्कुल सही, वो अपने दिल की बात कर रहे होते हैं, अपनी रूह से बात कर रहे होते हैं। सर आई एम जैसे कहते हैं ना ग्रेट एडमायरर ऑफ योर वर्क, और एक मैं नहीं, मुझ समेत बहुत सारे लोग, आप पाकिस्तान के बहुत बाकमाल आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट हैं जिनको अल्लाह ताला जो वर्सिटैलिटी, वैरायटी, आपकी जो परफॉर्मेंस है, और हम माशाल्लाह देख रहे हैं और देखते चले जाएं, अल्लाह करे, और जिस तरह के आपने कैरेक्टर्स प्ले किए, कमाल है। लेकिन क्या सर आप भी इन चीज़ों पे ड्रामा लगा है, रेटिंग आ रही है, नहीं आ रही, क्या ये चीज़ें आपके लिए भी होती हैं उस तरह से, जिस तरह से कि आजकल सबके लिए है भाई बड़ा कमाल ड्रामा है, रेटिंग तो है नहीं? नहीं, मेरा नहीं है, नहीं है। मेरे इसलिए नहीं है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के ड्रामे किए हैं, उनके स्क्रिप्ट्स किए हैं, जो कि आज लोग उनको पढ़ते हैं तो उनके लिए पता नहीं वो क्या लोग हैं, वाकई बड़े लोग थे। लेकिन उनका ये होता था, जब ड्रामा चलता था तो एक कमर्शियल भी नहीं होता था और मैं उसमें लीड कर रहा होता था, और वो मुझे ये कहते थे कि काका वो ड्रामा कैसा रहा है। मैं क्या अशफाक साहब, लोग ही कहते ने, मैं सानू समझ नहीं आई। तो वो कहते थे अल्लाह नसीब करे काका, कोई एक बंदे ने तो समझ आ गई होनी है। वाह वाह वाह। तो मैं कहता नहीं जी, एक तो ज्यादा नु आई है, बस फिर साडा काम हो गया, साडा काम। वाह वाह वाह, क्या लोग थे। यानी वो ये कहते थे, अशफाक साहब, बानो आपा और ये जितने भी, अमजद साहब, ये कहने लगे यार हमने दुनिया को नहीं पढ़ाना, ना हमारी ड्यूटी है, हमने तो अपनी बात करनी है, और अगर एक आदमी की समझ में भी हमारी बात आ जाती है तो हमने अपना काम कर दिया है। ठीक है, हम ये दुनिया को ठीक करने या दुनिया को संवारने नहीं आए, हमने तो अपने हिस्से का काम करना है, अपना कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है। तो जमाल शाह साहब ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अपना हिस्सा डाला है इंसानियत की इस लहर में। इंसानियत की ये मौज है ना, इसमें हर बंदा इस मौज में कैसे शामिल हो जाता है, कैसे होता है इस लहर में, इस मौज में। तो इस मौज में जब शामिल होगे तो मौज होगी ना। वाह, क्या बात, क्या बात। सो क्या है, शिकवाए शब जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाया। इंस्टेड ऑफ, ये इसका है कन्फ्यूशियस का, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस लिट योर ओन कैंडल। तो फराज साहब ने वहां से लिया है, लेकिन कन्फ्यूशियस का नाम नहीं लिखा। अच्छा है। जबकि मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल रूमी से लेते हैं, रूमी से लेते हैं, साथ रूमी लिखते हैं। हाँ। अगर बरतर हरी से लेते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये वैसे भी नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो ये बरतर हरी ने कहा था, यानी हमारे के फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, नहीं कट सकता। असल में इसकी अदायगी साइन ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए था, अल्लामा ने नहीं डाला चूंकि उन्होंने हमारी विजडम पे यकीन किया। लेकिन हमारी आगे से विजडम ये कि हम कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, नहीं, ये है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, नहीं ना कट सकता, नहीं कर सकता। इसी तरह मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। सर मजा आ गया। मैं मिस करती हूँ उन दिनों को जब आप जैसे लोग सामने बैठे हो, आप जैसे लोग, और खुली छुट्टी हो कि आप दिल की बातें पूछ सकें और वो जवाब दे सकें। मैं उन नशिस्तों को बहुत मिस करती हूँ। एंड आई विश कि हमारा मीडिया जिस नहज पे चल पड़ा है, ये वो तबाहकुन रविश ना हो जो कि हमें बिल्कुल ही एक कियोस में ले जाए। अल्लाह करे कि हम बहुत सारी चीज़ों को टाइमली बेहतर कर सके। ये फिल्म एक एफर्ट आप लोगों की तरफ से, बहुत खुलूस दिल से मेरी और A+ की तरफ से बेस्ट विशेस कि आपने ये जो काविश की है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, मंजूर करे, आप लोगों को एप्रिसिएशन मिले जो वेल डिजर्व्ड एक एप्रिसिएशन है। और आपका खास तौर पे एक प्रोड्यूसर के तौर पे जो आपने एक दिल और हौसला है,
सो आई विश कि फिल्म उतनी रिवॉर्डिंग भी हो, ये मुझे यकीन है क्रिटिकली एक्लेम तो होगी, इंटेलेक्चुअली प्रेज तो होगी, लेकिन अल्लाह कम करे से कम इतनी हो कि हम एक और बना सके। बिल्कुल, हम आपको और भी फिल्म्स के साथ जो है वो यहाँ पे वेलकम करें। थैंक यू सो मच Thank you फॉर जी, बीइंग बाय माय thank you गेस्ट, very थैंक यू much. वेरी मच। Thank you. और फिरदौस जमाल साहब, आपकी तशरीफ आवी का बेहद शुक्रिया। लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। हम रुकेंगे और आपसे लेंगे इजाजत इस दुआ के साथ कि आप कल ये फिल्म देखने भी जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, सोशल मीडिया पे उसके बारे में कमेंट भी करेंगे, अपनी चीजों को ओन भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात हमारी कल फिर। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। अल्लाह हाफिज। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है।